इस एनीमे की कहानी सीजन 2 से शुरू हो रही है। अगर आपने अभी तक हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कहानी को समझने के लिए। खैर, तो हमने इस एनीमे के पिछले सीजन में देखा था हमारा हीरो काफका, जो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है ताकि वो अपनी बचपन की दोस्त से किए उस वादे को पूरा कर सके और पूरी दुनिया को बड़े बड़े खतरनाक काइजूस के हमले से बचा सके। लेकिन काफका एक सफाई वाला ही बनकर रह जाता है, क्योंकि उसमें काइजूस के खिलाफ खड़े होने जितनी काबिलियत नहीं थी और अब उसकी उम्र 32 भी हो चुकी थी, जो यंग जनरेशन के साथ खड़े होने के लिए काफी ज्यादा थी। पर कहानी में आगे बढ़ते बढ़ते एक अनजान काइजू काफका की बॉडी में जबरदस्ती घुस जाता है। उसकी वजह से काफका को एक पावरफुल काइजू में ट्रांसफॉर्म होने का एक्सेस मिल गया था और ये बात सिर्फ उसके जूनियर रेनो को ही पता थी। इसके अगले ही दिन काफका को खबर मिलती है कि डिफेंस फोर्स में लोगों की कमी होने की वजह से एज लिमिट को बढ़ा दिया गया है और अब काफका के पास ये आखिरी मौका है डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करके अपने किए वादे को पूरा करने का। काफका और रेनो दोनों ही एक साथ ही एग्जाम देते हैं। एग्जाम के दौरान उनकी मुलाकात कई नए लोगों से होती है, जिनमें से एक थी किकोरू शिनोमिया, जिसको लोग यंग जनरेशन की जीनियस मानते हैं। उसने एग्जाम के दौरान अपना पोटेंशियल दिखाकर सबको हैरान ही कर रखा था और वहीं काफका उम्र ज्यादा होने की वजह से यंग जनरेशन के साथ काफी स्ट्रगल कर रहा था। पॉसिबल ही नहीं था वो इस एग्जाम को पास कर ले और काफका इस एग्जाम के दौरान अपनी काइजू पावर्स का भी यूज नहीं कर रहा था। और मैं आपको याद दिला दूं कि इस एग्जाम को काफका की बचपन की दोस्त मीना आशिरो भी देख रही थी, जो कि आज के टाइम में 3rd डिवीजन की कैप्टन है और काफी ज्यादा पॉपुलर है। सब कुछ सही चल रहा था, पर फिर एग्जाम के दौरान एक अनजान काइजू एग्जाम के बीच आ जाता है। सेंसर्स काम ना कर पाने की वजह से कोई उसे सेंस नहीं कर पा रहा था। उस काइजू का सामना किकोरू शिनोमिया से होता है। उसके खिलाफ लड़ते हुए किकोरू लगभग मौत के करीब पहुंच चुकी थी। हालात ऐसे गंभीर होते देख काफका किकोरू के सामने अपने काइजू रूप में आ जाता है। काइजू नंबर 9 को हराकर काफका ने किकोरू को बचा लिया था, लेकिन ये काइजू नंबर 9 का अंत नहीं था और अब किकोरू को भी पता है कि काफका एक काइजू में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और अगर ये बात डिफेंस फोर्स के सामने आ गई तो काफका को एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे काफका ने भी डिफेंस फोर्स के एग्जाम को पास कर लिया था, उसकी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि उसकी हिम्मत की वजह से। कमजोर होने के बावजूद काइजू के खिलाफ खड़ा होना कोई आम बात नहीं है, लेकिन सिर्फ तुम्हारा बहादुर होना तुम्हें जिता नहीं सकता, ये हमें आगे के एपिसोड में दिखाया भी जाता है। काफका को डिफेंस फोर्स ज्वाइन किए ज्यादा वक्त हुआ भी नहीं था और अचानक उनके डिवीजन पर काइजू के बहुत बड़े ग्रुप का हमला हो जाता है। उन काइजूस को लीड कर रहा था काइजू नंबर 10, जिसको काइजू नंबर 9 ने भेजा था। काइजू नंबर 9 के बाद ये दूसरा काइजू था जो बोल सकता था। जाइंट काइजू बॉम्ब से सबको बचाते हुए काफका की असलियत सभी के सामने आ जाती है और उसे काइजू होने की वजह से कैप्चर कर लिया जाता है। पर काफका के काइजू होने के बावजूद उसके पुराने साथी उस पर यकीन करते थे, जिसकी वजह से काफका को अपनी इनोसेंस और डिफेंस फोर्स के प्रति अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए इशाओ शिनोमिया उसके खिलाफ एक इंटेंस बैटल करते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि इशाओ शिनोमिया काइजू वेपन का यूज किया करते थे। काफका की इतनी बुरी पिटाई हो रही थी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी बॉडी उसके ही कंट्रोल से बाहर हो जाती है और हमें काफका का एक्सट्रीमली पावरफुल काइजू नंबर 8 की रियल फॉर्म दिखाई जाती है। आउट ऑफ कंट्रोल काइजू नंबर 8 का पूरा इरादा था इशाओ शिनोमिया को मारने का, पर अंदर मौजूद काफका जो कंट्रोल वापस लेने की कोशिश कर रहा था, वो अपने कोर पर ही हमला करके अपने आप को ही सैक्रिफाइस करने का फैसला करता है ताकि वो किसी को हार्म ना कर सके। ये देखकर जब सभी लोग काफका को मारने का डिसीजन देते हैं, इशाओ शिनोमिया काइजू नंबर 8 की पावर का इस्तेमाल काइजूस के खिलाफ करने का फैसला करते हैं। ये था पिछले सीजन का एक रिकैप। अब कहानी में आगे हमें काफका और मीना के बचपन का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जब उनके शहर पर एक बार फिर काइजू का हमला हुआ था। मीना बहुत ही डरी हुई थी। काफका उसे हौसला देता है कि वो उसके साथ है। डिफेंस फोर्स भी निकल चुकी थी उस काइजू को खत्म करने के लिए। जब काफका का ध्यान उन पर था, अचानक बिल्डिंग का मलबा उनके ऊपर गिरने लगता है। हालांकि उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन अब उसे मीना अपने आसपास कहीं दिख नहीं रही थी। अचानक आसपास का
माहौल ही बदल जाता है। डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स ने काफका के ऊपर ही अपनी बंदूक तान दी। काफका के पुराने दोस्त उसको ही देख रहे थे। काफका की नजर ऊपर जाती है जहां मीना आशिरो काफका पर हमला करने के लिए अपने हथियार को तैयार कर रही थी। काफका रियलाइज करता है कि वो तो अपने काइजू फॉर्म में है। अब काफका के ऊपर एक साथ हमला होने लगता है। काइजू नंबर 8 से एक एनर्जी बाहर निकलती है जो दोनों हेलीकॉप्टर को गिरा देती है। हम काइजू नंबर 8 का विशाल काइजू रूप देखते हैं जो अपनी ताकत से पूरे शहर को तबाह कर देता है। लेकिन ये सब बस काफका का एक डरावना सपना था और ये जानकर काफका को भी बहुत राहत मिलती है कि ये सब बस एक सपना था। अब सीन 3rd डिवीजन के बेस पर जाती है जो कि काइजू नंबर 10 और काइजू नंबर 8 की वजह से बिल्कुल ही तबाह हो चुका है और इसीलिए नए जॉइनीज को नई यूनिट में ट्रांसफर किया गया है। जैसे हम इहारू और रेनो को एक साथ देखते हैं। इहारू रेनो के चेहरे पे काफका को लेके उसकी टेंशन को साफ देख पा रहा था, इसीलिए वो उसका मूड अच्छा करने के लिए अपनी अच्छी फोटो खिंचवाने लगता है। भाई क्या बात है। अपनी मस्ती करने के बाद वो वहीं कुछ देर बैठ जाते हैं। इहारू देखता है कि काफका ने अभी तक उसका मैसेज नहीं पढ़ा है। असल में काफका को लेकर अभी तक डिफेंस फोर्स ने पूरी तरह फैसला नहीं लिया है। यही बात सोचकर इहारू कहता है कि शायद वो बूढ़े अंकल अब कभी भी नॉर्मल डिफेंस फोर्स ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। ये बात सुनकर पता नहीं क्यों रेनो को हंसी आ जाती है। असल में रेनो को वो दिन याद आ गया था जब काफका पहली बार काइजू में ट्रांसफॉर्म हुआ था। वो इस बात को लेकर थोड़ा टेंशन में था कि क्या वो अभी भी फोर्स को ज्वाइन कर भी पाएगा। ये बात सुनकर इहारू भी हंसने लगता है कि यार ऐसी सिचुएशन में कोई आम इंसान ऐसे सवाल कैसे कर सकता है। वो होता तो महीनों तक सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाता। काफका को याद कर दोनों में वापस से जोश भर जाता है और रेनो को यकीन है कि काफका वापस जरूर लौटेगा। इसी के साथ हमें पता चलता है कि रेनो और इहारू को 4th डिवीजन में अपॉइंट किया गया है। रास्ते भर रेनो बस एक ही बात सोचे जा रहा था कि इस बार वो और मेहनत करेगा और ताकतवर बनेगा। इस बार वो काफका की रक्षा करेगा। अपने डिवीजन के साथियों के मैसेजेस देखते हुए किकोरू भी यही सोच रही थी कि काफका को बचाने के लिए उसे बहुत ताकतवर होना होगा। वैसे किकोरू शिनोमिया को 1st डिवीजन मिला है। मैं आपको बता दूं कि 1st डिवीजन को सबसे पावरफुल यूनिट बताई गई है। उस कमरे में 1st डिवीजन के वाइस कैप्टन इजी हाशिगावा आते हैं। उनकी लंबाई देखकर किकोरू भी हैरान थी कि ये खंबा कहां तक जाएगा। वैसे ये यहाँ किकोरू को 1st डिवीजन के कैप्टन से मिलवाने आया है। किकोरू सोच रही थी कि ये जगह उसके ताकतवर बनने के लिए एकदम ठीक है। जब किकोरू अमेरिका में थी वहाँ भी लोग 1st डिवीजन के बारे में जानते थे। जापान की सबसे ताकतवर यूनिट के कैप्टन के रूम के बाहर खड़ी किकोरू सोच रही थी मैं इनको देखकर सब कुछ सीखूंगी। और जैसे ही गेट खुलता है हमें देखने को मिलता है कि कैप्टन साहब तो गेम में घुसे हुए हैं। दर्द से लाल हो चुकी आंखें बाहर निकलने को तैयार थी, लेकिन कैप्टन साहब है कि मानते ही नहीं। अपने कैप्टन का ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन देख वाइस कैप्टन वापस से दरवाजा लगा देते हैं और किकोरू को थोड़ी देर बाहर वेट करने को कहते हैं। हाशिगावा पहले तो गिन नरुमी में एक लात देता है। उसने उसका PS5 भी खराब कर दिया था। वो बहुत ही गुस्से में था क्योंकि गिन नरुमी को पहले ही बता दिया गया था कि किकोरू 2 बजे उससे मिलने आएगी, फिर भी उसने अभी तक कमरा साफ नहीं किया। गिन नरुमी कहता है कि ये फैसला तो मेरा है ना कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, जिस पर हाशिगावा उसे एक और लात देता है। अब मामला थोड़ा सीरियस हो गया था। गिन नरुमी बोलता है कि ये मेरा कमरा है, किसी को दिक्कत नहीं होती, तुम्हें ही कुछ ज्यादा परेशानी हो रही है। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम ही क्यों नहीं मेरे कमरे को साफ कर देते। ये तमाशा होता देख किकोरू यही सोच रही होगी ये क्या चल रहा है। हाशिगावा उसकी बात को मानकर गिन नरुमी को उठा देता है, जिसके बाद सफाई यूनिट गिन नरुमी के कमरे को साफ करने लगती है और वो सब कुछ ही साफ कर रहे थे। गिन नरुमी के कार मॉडल्स, एक्शन फिगर उन्होंने सब कुछ कचरे में डाल दिया था। ऐसी ही हालत में हाशिगावा किकोरू की मुलाकात गिन नरुमी से करवाता है। इस नमूने को देख किकोरू यही सोच रही थी कि क्या ये सच में कैप्टन है, मुझे इस जैसे नमूने को इज्जत देनी होगी। गिन नरुमी भी डायरेक्टर जनरल की बेटी किकोरू से पहली बार ही मिल रहा है।
खैर किकोरू अपने आप को समझाती है कि ये उसके सीनियर है, उसे इज्जत देनी ही होगी। किकोरू अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि वो उनके ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए तैयार है। गिन नरुमी बोलता है कि उसे ये फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, उसे अपने ऑफिसर से बस एक ही चीज चाहिए होती है, जो कि वो बताने ही वाला था, पर अचानक काइजू अलार्म बजने लगता है। गिन नरुमी बोलता है कि जब हम काइजू से लड़ेंगे तब तुम्हें जवाब मिल जाएगा। हम देखते हैं कि समुद्र से काफी बड़ा काइजू बाहर निकल आया है। फर्स्ट डिवीजन की फोर्स पहले ही उस काइजू को रोकने में लगे पड़े थे, लेकिन इनके ये हमले सिर्फ काइजू को परेशान ही कर सकते हैं। इन हमलों से इस काइजू को खत्म नहीं किया जा सकता। एक ब्रिज को तबाह करते हुए वो काइजू सतह की तरफ बढ़ रहा था। हालात के पता चलते ही गिन नरुमी अपने प्लेटून लीडर्स और वाइस कैप्टन को काइजू को समुद्र के बीच एक ही जगह रुकने का कमांड देता है। किकोरू फर्स्ट डिवीजन के प्लेटून लीडर्स की काबिलियत देख हैरान थी। इन लोगों की काबिलियत ने वाकई काइजू को एक ही जगह रोक के रखा हुआ था। हर प्लेटून लीडर लगभग अपने सूट की 40% पावर को अनलिश कर पा रहा होगा, जो कि एक प्लेटून लीडर के लिए काफी ज्यादा है। और अब वक्त है गिन नरुमी के शाइन करने का। वो हेलीकॉप्टर से कूदने से पहले किकोरू से कहता है कि गेमिंग, पढ़ाई, इज्जत, साफ सफाई, उसे किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि गिन नरुमी की आंखें काफी अलग दिख रही हैं। वो बिना पैराशूट के अपने वेपन को लेके उस काइजू के ऊपर कूद जाता है। गिन नरुमी का हथियार एक ब्लेड जैसा था, जो कि वो उस काइजू के अंदर घुसा देता है और उसके अंदर ही शूट कर देता है। इतना बड़ा काइजू अचानक ही फट कर चारों तरफ फैल गया था। और फार्मिंग करते हुए गिन नरुमी बोलता है कि उसे चाटने वाले लोग नहीं चाहिए, उसे ऐसे लोग अपनी टीम में चाहिए जो अपनी पूरी ताकत से लड़ते हों। अपने और फार्मिंग से गिन नरुमी ने किकोरू को इम्प्रेस कर दिया था। लेकिन इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गिन नरुमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि न्यूज़पेपर में मीना आशिरो की तस्वीर गिन नरुमी से ज्यादा बड़ी छपी है, जबकि उस बड़े से काइजू को तो गिन नरुमी ने मारा था। इस तमाशे को बैठे बैठे किकोरू सिर्फ देख ही सकती थी। कोई कैसे यकीन करेगा जापान का सबसे ताकतवर कैप्टन फॉलोअर्स के लिए मरता है। किकोरू गिन नरुमी को उसका फोन उठाने को कहती है, क्योंकि वो बहुत देर से बज रहा है। गिन नरुमी कहता है कि बजने दो, ये जरूर बूढ़ा इसाओ या हासेगावा का कॉल होगा, पक्का उसे वापस से बोरिंग मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा होगा। वो कहता है कि वो उन बूढ़े लोगों के बीच अपनी जवानी बर्बाद नहीं करना चाहता। और ये सारी बातें हासेगावा सुन लेता है और गिन नरुमी को जोर की लात मारता है और उसे याद दिलाता है कि ये उसकी ड्यूटी है। हासेगावा बताता है कि ये मीटिंग काइजू नंबर 8 को लेके है। अभी तक ये फैसला नहीं लिया गया है कि काइजू नंबर 8 के साथ क्या किया जाएगा। काफका को कैप्चर किए 9 दिन हो चुके हैं और आज फाइनली उसे बाहर निकाला जा रहा है। इशाओ शिनोमिया के रूम के बाहर काफका किकोरू को भी देखता है। काफका हैरान था ये देखकर कि यहाँ फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन गिन नरुमी क्या कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि इशाओ ने फैसला लिया है कि काफका को भी फर्स्ट डिवीजन में ही अपनी ड्यूटी देनी होगी, यानी कि जापान के सबसे ताकतवर कैप्टन और सबसे ताकतवर काइजू को एक ही यूनिट में डाला जा रहा है। इशाओ का मकसद है आने वाले खतरों से बचने के लिए सबसे ताकतवर टीम बनाना, और यही मौका है अगले मिशन में काफका के पास अपने आप को साबित करने का। और अगर काफका ये नहीं कर पाया तो वो इसका अंजाम भी अच्छे से जानता है। काफका इसके लिए मान जाता है, लेकिन उसी वक्त गिन नरुमी डायरेक्ट मना कर देता है। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि टीम का ताकतवर होने के लिए उसका ही होना काफी है। इशाओ गिन नरुमी को रोकते हुए ये याद दिलाता है कि इस बार के काइजू काफी अलग है। ये नए काइजू इंसान का रूप ले सकते हैं, अपनी सोच रखते हैं, और ये काइजू दिन पर दिन उन्हें सरप्राइज करते ही जा रहे हैं। इसीलिए इशाओ गिन नरुमी को समझाते हैं कि उन्हें भी बदलाव करने होंगे। गिन नरुमी एक अच्छी एडवाइस देता है कि इस काइजू की खाल निकाल के एक एडवांस सूट क्यों ना बना लिया जाए। काफका गिन नरुमी से सीधा बात करता है कि वो ऐसे मर नहीं सकता। उसके साथियों की उम्मीदें उस पर टिकी हुई है और काफका को अपना वादा भी पूरा करना है, और अपने उस वादे को पूरा करने के लिए काफका जी जान लगाने को भी तैयार है। काफका गिन नरुमी को सल्यूट करते हुए बोलता है
कि वो फर्स्ट डिवीजन के साथ काम करना चाहता है, पर लेकिन गिन नरुमी सिर्फ उसे घूरे ही जा रहा था। वो बोलता है कि तुम्हारे ये ड्रामे मुझ पर काम नहीं करेंगे, पहले तुम्हें अपनी काबिलियत को साबित करना होगा और अगर तुमने कोई गड़बड़ की मैं तुरंत तुम्हें वहाँ खत्म कर दूंगा और तुम्हारी चमड़ी से अपने लिए एक नया सूट बनाऊंगा। काफका गिन नरुमी को थैंक्स कहता है। इसके बाद हम थर्ड डिवीजन को देखते हैं, जिसको ठीक करने का काम काफी तेजी से चल रहा है। होशिनो मीना को बताता है कि सभी लोग अपने नए डिवीजन में पहुंच चुके हैं और काफका को भी उसका यूनिट मिल गया है। दूसरी तरफ हम किकोरू को देखते हैं, जो अपने घर कुछ सामान लेने आई थी। ये शायद उसकी माँ की तस्वीर है जिसे वो देखे ही जा रही थी। हम इशाओ को भी किसी सीक्रेट जगह पर देखते हैं, जहाँ ये लोग छिपकर किसी चीज पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ से सीन वापस से शहर की तरफ जाता है, जहाँ फिर से भूकंप आ रहा है। इस बार का ये झटका काफी ज्यादा खतरनाक था। कई बिल्डिंग इसमें ढह जाती हैं। जब चीजें शांत हुई तब लोगों ने देखा कि शहर के बीचों बीच काफी बड़ा और गहरा गड्ढा हो गया है। जब लोगों ने पास जाकर देखना शुरू किया, अचानक गड्ढे के अंदर कई सारी आंखें एक साथ चमकने लगी। हम देखते हैं कि कई सारी एंट काइजू एक साथ जमीन की सतह पर आ रही हैं। दूसरी तरफ हम काफका को देखते हैं, जो अपनी ट्रेनिंग को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रहा है और किकोरू भी जल्द से जल्द ताकतवर बनना चाहती है और इसीलिए वो वापस से गिन नरुमी के रूम में जाती है उसे ट्रेनिंग लेने के लिए। लेकिन कैप्टन साहब तो पहले से ही किकोरू के सामने सिर झुकाकर बैठे हुए थे। उन्हें किकोरू से कुछ पैसे उधार चाहिए थे। गिन नरुमी बहुत ही मजबूर हैं, क्योंकि उनकी पिछली मंथ की सैलरी समहाउ उनके बैंक से गायब हो गई है। लेकिन इतने सारे पार्सल यहाँ देख सब पता चल रहा था कि आखिर सारे पैसे कहाँ गए। किकोरू भड़कने लगती है, क्योंकि कैप्टन होके वो अपने जूनियर से उधार मांग रहे हैं। उनकी बहस चल ही रही थी और अचानक काइजू अलर्ट बजने लगता है। हासेगावा उन दोनों को लेने आता है। गिन नरुमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि काइजू की वजह से वो किकोरू से पैसे नहीं ले पाया। हम शहर का हाल देखते हैं। शिनागावा शहर काइजू से पूरी तरह भर गया है। आम लोगों के लिए शेल्टर की कमी पड़ रही है। ऐसी भगदड़ में हम दो भाई बहन को देखते हैं। उसकी छोटी बहन के घुटने में चोट लगने की वजह से वो शेल्टर तक भाग नहीं पा रहे। उसका भाई उसे हौसला देता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, गिन नरुमी आएंगे और उन दोनों को बचा लेंगे। और उसी वक्त उन दोनों पर एक आंट काइजू की नजर पड़ जाती है। वो बच्चा बहुत ही डरा हुआ था, लेकिन उसे आखिरी वक्त तक यकीन था कि गिन नरुमी जरूर आएंगे। और तभी गिन नरुमी अपने स्टाइल में आके उस काइजू को खत्म कर देता है। वो उस बच्चे को डांटता है, क्योंकि उसने कैप्टन गिन नरुमी नहीं कहा। वो उसे पनिशमेंट देता है कि अब उसे अपनी मम्मी के अकाउंट से 10 बार ये पोस्ट करना होगा कि कैप्टन गिन नरुमी धांसू हैं। हम देखते हैं कि फर्स्ट डिवीजन काफी जल्दी हालात पर काबू पाने लगी थी। किकोरू, शिनोमिया और काफका को न्यूट्रलाइजेशन जोन की रक्षा करने के ऑर्डर्स मिले थे, जहां शहर में फैले सभी काइजूस को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है। गिन नरुमी उन दोनों से कहता है कि सभी लोगों के इवैक्यूएट होने के बाद वो दोनों दिखा सकते हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं। हम हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं, जहां से इस मिशन को ऑपरेट किया जा रहा है और इन लोगों का खास फोकस काफका के ऊपर था कि उसकी बॉडी में क्या क्या हरकतें हो रही है। वहाँ मौजूद इशाओ बोलता है कि हम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद रहा है, सभी काइजूस का खात्मा। चलो हम ये कर दिखाते हैं। इशाओ की इस बात ने सभी लोगों के अंदर वापस से जोश भर दिया था। दूसरी तरफ फोर्स सभी काइजूस को न्यूट्रलाइजेशन जोन की तरफ लाने में कामयाब हो गई थी और किकोरू भी तैयार है अपने हथियार के साथ इन सभी काइजूस का खात्मा करने के लिए। गिन नरुमी प्लेटून शिनोनोमी को किकोरू की मदद करने के लिए कहता है अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, लेकिन किकोरू उसकी उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा तेज निकली। उसने बिजली की रफ्तार से एक काइजू को खत्म कर दिया था। सभी लोग ये रिपोर्ट सुनकर हैरान हो जाते हैं, पर किकोरू यहाँ भी नहीं रुकती। वो अपने आप को वाइस कैप्टन होशिना और कैप्टन आशिरो से कंपेयर कर रही थी। वो होते तो अब तक कई को खत्म कर चुके होते और यही सोचकर वो एक और काइजू को खत्म कर देती है। प्लेटून लीडर शिनोनोमी कहती है कि काफी अच्छा हमला था और तभी किकोरू प्लेटून लीडर के पीछे मौजूद एक और काइजू को खत्म कर देती है और कहती है कि प्लेटून लीडर फोकस कीजिए। ये बात
बात प्लेटून लीडर शिनोनोमे के ईगो पर लग जाती है, जिसके बाद शिनोनोमे और किकोरू मिलकर काफी सारे काइजूस को एक साथ खत्म करने लगते हैं। प्लेटून लीडर ताचिबाना कहता है कि नई रिक्रूट अच्छी है लेकिन मुझसे बेहतर नहीं है। इतना बोलते हुए वो एक साथ 3 काइजू को खत्म कर देता है और तभी रिपोर्ट मिलती है कि किकोरू ने एक और काइजू को खत्म कर दिया है। हासेगावा भी किकोरू की तारीफ करते हुए गिन नरुमी से बोलता है कि शुरुआत के हिसाब से ये तुमसे ज्यादा बेहतर है ना, जिस पर गिन नरुमी उसे बकवास करने से मना करता है। वैसे गिन नरुमी को यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। ये काइजू आज से पहले कभी भी जमीन पर नहीं आए थे। अगर अंडरग्राउंड इंसानों का सामना इनसे होता भी था तब भी ये काइजू देखकर वापस चले जाते थे, और आज इतनी बड़ी तादाद में ये लोग जमीन पर आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमला 3rd डिवीजन पर हुए हमले जैसा ही है। गिन नरुमी को लग रहा है कि इन काइजूस को यहाँ आने का किसी ने ऑर्डर दिया है। दूसरी तरफ हम काफका को देखते हैं, जिसकी तरफ कई सारे एंट काइजू आ रहे हैं और अब ये उसका मौका है अपने आप को साबित करने का। लेकिन आज पहली बार काफका के पैर कांप रहे थे। काफका हिम्मत करता है और अपने पैरों और अपने हाथों को काइजू में ट्रांसफॉर्म कर एक एंट काइजू पर हमला करता है, पर यह हमला पहले की तरह उतना असरदार नहीं था, बल्कि उस एंट काइजू को कुछ होता ही नहीं है। काफका को ट्रांसफॉर्म होने में डर लग रहा था कि कहीं वो पहले की तरह आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, लेकिन यहाँ काफका के पास ये सब सोचने का वक्त नहीं है। काइजूस तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और काफका की इस हरकत को पॉइंट टू पॉइंट मॉनिटर किया जा रहा था, पर सरप्राइजिंगली काफका का ट्रांसफॉर्मेशन टूट जाता है और एक एंट काइजू काफका को बहुत ही दूर फेंक देता है। काफका को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। अब अचानक कंट्रोल रूम में एक ताकतवर काइजू का सिग्नल दिखाई देने लगता है जो न्यूट्रलाइजेशन जोन की तरफ बढ़ रहा है। उसकी लोकेशन पता चलती है कि वो ठीक काफका के नीचे से आ रहा है। सभी लोग ये देख हैरान हो जाते हैं कि ये तो काइजू नंबर 9 है, और ये सभी के सामने इसीलिए बाहर आया है क्योंकि उसने काइजू नंबर 8 को सेंस किया था, पर अब उसे वो यहाँ कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। वो काफका को देखकर पूछता है कि कहीं तुम ही तो काइजू नंबर 8 तो नहीं। अगले ही सेकंड वो काफका के शोल्डर पर होल कर देता है। काफका दर्द से बुरी तरह चिल्ला रहा था। वो एक बार फिर काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ये अटेम्प्ट भी फेल हो गया था। हालात के पता चलते ही गिन नरुमी काफका की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में अचानक एक काइजू गिन नरुमी का रास्ता रोक देता है, और ये कोई मामूली काइजू नहीं था। इसके ऊपर भी काइजू नंबर 9 मौजूद था। अचानक मारे गए सभी काइजूस वापस से जिंदा होने लगते हैं, और जैसे 3rd डिवीजन के साथ हुआ था, इन काइजूस की ताकत भी बढ़ने लगती है। काइजू नंबर 9 के बाहर आते ही पूरे खेल का रुख ही बदल गया है। काफका को बचाने के लिए डिफेंस फोर्स के 3 सोल्जर्स काइजू नंबर 9 पर हमला करने लगते हैं, लेकिन उसके सामने ये तीनों बस एक चींटी के समान थे, और अब काइजू नंबर 8 काफका को खत्म करने वाला था। वो एक बात कहता है कि तुम्हें खत्म करके मैं काइजू की पावर को वापस ले लूंगा। काफका काइजू नंबर 9 के हमले को डॉज करने की कोशिश करता है, पर फिर भी उसका पैर बुरी तरह इंजर्ड हो गया था, और इसी के साथ एक काइजू काफका को जोर की टक्कर मारता है। काफका एक बार फिर काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ये अटेम्प्ट भी फेल हो गया था। अब काइजू नंबर 9 काफका को खत्म करने ही वाला था, पर तभी उसका शरीर 2 हिस्सों में कट जाता है। ये कमाल का कमाल किकोरू शिनोमिया ने किया था। काइजू नंबर 9 अपने आप को ठीक करते हुए बोलता है कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। किकोरू कहती है कि तुम याद ना करो तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें खत्म करने वाली हूँ। अब यहाँ से सीन जाता है गिन नरुमी पर, जिसको काइजू नंबर 9 बोल रहा था चलो ये सब खत्म कर देते हैं, काइजू नंबर 8 को मारने में मेरी मदद करो। गिन नरुमी बड़े प्यार से कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि काइजू नंबर 8 उसका एक ऑफिसर है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही काइजू नंबर 9 उस पर लगातार कई हमले कर देता है। ये हरकत गिन नरुमी को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो अभी भी बात कर रहा था। काइजू नंबर 9 उससे पूछता है कि क्या तुम काइजू नंबर 8 से ज्यादा ताकतवर हो। गिन नरुमी को गुस्सा आ जाता है और वो काइजू नंबर 9 पर हमला कर देता है,
यहाँ दूसरी तरफ अब किकोरू को शक होने लगता है कि काफ्का ट्रांसफॉर्म काइजू नंबर 9 की वजह से नहीं हो पा रहा है। जरूर ये ऐसा कुछ कर रहा है जो काफ्का के ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रहा है। अब तक काइजू नंबर 9 वापस से ठीक हो गया था, अब वो लगातार उन दोनों पर ही हमला करने लगता है। उसके हमले से बचते हुए किकोरू काफ्का से कहती है कि वो अब काइजू नंबर 9 पर एक ऐसा हमला करने वाली है जिसके बाद वो हिल नहीं पाएगा। अगर वो किसी सिग्नल से काफ्का के ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रहा है तो उसके हील होने तक वो ऐसा नहीं कर पाएगा। काफ्का उसके प्लान को समझ जाता है और वो दोनों ही काइजू नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो दोनों अलग होकर काइजू नंबर 9 को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, पर काइजू नंबर 9 दोनों की हरकत पर नजर रखने के लिए अपने सिर को ही डिवाइड कर देता है, जिसके बाद वो दोनों पर ही एक साथ हमला करने लगता है। काफ्का तो बुरी तरह घायल हो गया था और किकोरू को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, और उतने में ही तेजी से काइजू नंबर 9 उसके सामने से सीधा उसके बगल में आकर हमला कर देता है। किकोरू भी घायल हो गई थी। काइजू नंबर 9 ने सोच लिया था कि किकोरू मर गई होगी, और तभी किकोरू एक छलांग लगाते हुए उसके सारे टेंटिकल्स को काट देती है। वो कह रही थी कि वो इस बार पहले की तरह बेबस नहीं हो सकती, इस बार वो सबको बचाएगी। हमें किकोरू की मम्मी के बारे में बताया जाता है। वो एक सक्सेसफुल डिफेंस फोर्स ऑफिसर थी। काइजूस के खिलाफ लड़ाई में नंबर 4 वेपन यूज करते हुए वो एकदम वल्कैरी जैसी लगती थी। देश में सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उनकी वजह से किकोरू को भी स्कूल में बहुत अटेंशन मिलता था। जाहिर था किकोरू भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और वो भी अपनी माँ की तरह डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहती थी। ये सुन के किकोरू की माँ भी बहुत खुश हुई। वाकई इनकी फैमिली ने एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, बस उस दिन तक जब किकोरू की माँ शहीद नहीं हुई थी। काइजू नंबर 6 के खिलाफ देश को बचाते हुए 2nd डिवीजन की कैप्टन शिनोमिया हकारी शहीद हो गई और इस खबर से पूरे देश को ही सदमा लगा था। दुनिया भर में इस घटना का शोक मनाया जा रहा था। छोटी किकोरू इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी माँ से कहा था कि वो उसकी मदद करेगी, लेकिन छोटी किकोरू कुछ नहीं कर पाई। वही दिन था जिस दिन किकोरू ने अपने पिता की आंखों में देखा कि वो पूरी तरह बदल गए हैं। उसी दिन किकोरू ने फैसला लिया था कि वो अपनी माँ की तरह सबसे ताकतवर बनेगी। और अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ किकोरू ने काइजू नंबर 9 का एक हाथ काट दिया था। किकोरू कहती है कि मैदान में उसके होते हुए कोई नहीं मरेगा। काइजू नंबर 9 अपने सिर को बचाने के लिए अपने शरीर को फुलाने लगता है। किकोरू की पकड़ कमजोर हो रही थी। काफ्का तेजी से काइजू नंबर 9 की तरफ बढ़ता है और पूरी ताकत से उस एंट काइजू के लात मारता है, जिससे उसका बढ़ना बंद हो गया था। लेकिन ह्यूमन फॉर्म में होने की वजह से काफ्का का पैर टूट जाता है। पर किकोरू को मौका मिल गया था। वो अपने एक्स को काइजू नंबर 9 के गले में फंसा देती है। अपनी तकनीक नंबर 6 का यूज करके उसने काइजू नंबर 9 के टुकड़े ही टुकड़े कर दिए थे। किकोरू इशारा देती है कि यही मौका है ट्रांसफॉर्म होने का। काफ्का काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसकी पहले लगी चोटें वापस से ठीक हो गई थी। इस बार वो ट्रांसफॉर्म होने में पूरी तरह कामयाब हो ही गया था, पर फिर काफ्का को उसके अंदर मौजूद काइजू दिखाई देने लगता है। उसे झलक दिखाई देने लगती है कि उसने अपने सभी दोस्तों को मार दिया है। काफ्का का ट्रांसफॉर्मेशन वापस से फेल हो गया था। उसे रियलाइज हो गया था कि ये सब कुछ काइजू नंबर 9 की वजह से नहीं, बल्कि उसके डर की वजह से हो रहा है कि कहीं वो पहले की तरह आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। अब हाई अथॉरिटी भी इसाओ के फैसले पर सवाल उठाने लगती है। वो प्लान बी को शुरू करने वाले थे और तभी गिन नरुमी कहता है कि वो पहुंच रहा है। गिन नरुमी काइजू नंबर 9 के हमलों से बचते हुए अपनी 98% पावर को अनलीश करता है। इस अनलीश पावर के साथ गिन नरुमी इतना खतरनाक हो जाता है कि आसपास के बहुत बड़े एरिया को रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ गया था। वो एंट काइजू के एक पैर को काट देता है। काइजू नंबर 9 नोटिस करता है कि इसका ब्लेड तो काटने के साथ साथ जला भी देता है। वो पीछे हटने का फैसला करता है, पर गिन नरुमी अपने हथियार के साथ शूट भी कर सकता था। उसने वाकई काइजू नंबर 9 को सरप्राइज कर दिया था। गिन नरुमी के हमलों से बचने के लिए अब काइजू नंबर 9 भी काउंटर अटैक करने लगता है। गिन नरुमी के इस हमले का जवाब देने के लिए काइजू नंबर 9 गिन नरुमी के हमलों से बचते हुए उसके करीब जाने लगता है। जैसे ही वो उसके करीब आया,
गिन नरुमी अपने ब्लेड से हमला करता है, लेकिन काइजू नंबर 9 सीधा हमला ना करके गिन नरुमी के बगल में आ जाता है। उछल के वो काइजू नंबर 9 के हमले से बच तो गया था, पर अब काइजू नंबर 9 ने अपने पूरे शरीर को फैला लिया है, जिसके बाद वो गिन नरुमी के ऊपर बहुत ही बड़ा धमाका करता है। हर एक लड़ाई के बाद काइजू नंबर 9 ने कुछ न कुछ इंसानों से सीखा है। जाहिर था कि अब तक का सबसे खतरनाक काइजू से इनका सामना हो रहा है। तभी गिन नरुमी चिल्लाते हुए हेडक्वार्टर में बोलता है कि ये वाकई बुरी खबर है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसे छठी का दूध याद दिला दूंगा। काइजू नंबर 9 को भी यकीन नहीं हो रहा था आखिर गिन नरुमी उस हमले से बच कैसे गया। हम देखते हैं कि गिन नरुमी का अंदाज पूरी तरह बदल गया है। उसकी आंखें एक काइजू जैसे चमक रही थी। अचानक काइजू नंबर 9 के बीचों बीच बहुत बड़ा होल हो जाता है। अब हमें गिन नरुमी के नंबर वेपन के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम रेटिना 01 है, जो कि गिन नरुमी के आंखों में लगा हुआ है। इस वेपन को काइजू नंबर 1 की आंखों से बनाया गया था। ये हथियार गिन नरुमी को फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की ताकत देता है। ये आंखें ब्रेन से निकले सिग्नल को ट्रैक कर सकती है, जिससे गिन नरुमी को पहले ही पता चल जाता है कि उसका दुश्मन क्या करने वाला है। इस वजह से जो काइजू नंबर 9 गिन नरुमी के हमलों को समझने लगा था, अब वो उसके सामने बेबस पड़ रहा था, क्योंकि गिन नरुमी वही हमले कर रहा था जहां काइजू नंबर 9 मुड़ने वाला है। इशाओ शिनोमिया बताते हैं कि रिकॉर्ड के मुताबिक काइजू नंबर 1 इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके किसी भी हमले से बचना लगभग नामुमकिन था। गिन नरुमी अपनी आंखों से कोर को ढूंढ के काइजू नंबर 8 की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसी रफ्तार से तो काइजू नंबर 9 का भी बचना नामुमकिन था। पलक झपकते ही उसने काइजू नंबर 9 के चीथड़े उड़ा दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ काफका के ट्रांसफॉर्म ना हो पाने की वजह से काइजू नंबर 9 वापस ठीक हो गया था और अब वो दोनों पर ही हावी हो रहा था। काफका तो बुरी तरह घायल हो जाता है, जैसे वो लगभग अपनी मौत के करीब हो। ये सब उसके डर की वजह से हो रहा है। उसे इस बात का डर है कि अगर वो काइजू में बदल गया तो काइजू उस पर काबू कर लेगा और उसके सभी दोस्तों को खत्म कर देगा। यही डर उसको ट्रांसफॉर्म होने से रोक रहा है। किकोरू काफका से कहती है कि ये क्या सोच रहे हो तुम, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हम कमजोर पड़ जाएंगे। हम सभी एक काबिल ऑफिसर हैं। हर किसी ने मुसीबत आने पर अपने आप को साबित किया है। किकोरू कहती है कि तुम भी एक काबिल अफसर हो डिफेंस फोर्स के। अब काफका की भी आंखें खुलने लगी थी कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। आखिर उस जैसा नाकारा उसके दोस्तों को कैसे हरा सकता है। इस बार पूरे यकीन के साथ काफका एक बार फिर ट्रांसफॉर्मेशन करता है और इस बार वो फेल नहीं हुआ था। उसने काइजू नंबर 8 की ताकत पर काबू कर लिया था। काफका के ट्रांसफॉर्मेशन की खबर सभी को मिल चुकी थी। अब सभी लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि काइजू नंबर 8 काइजूस के खिलाफ क्या कर सकता है। काइजू नंबर 8 को देख काइजू नंबर 9 कहता है कि मैं जानता था कि तुम ही काइजू नंबर 8 हो। जिसके बाद काइजू नंबर 9 एक सिग्नल सा रिलीज करता है। इस वजह से जो जिंदा हो चुके काइजूस को भी मार दिया गया था, अब वो वापस से जिंदा होने लगे थे और काइजू नंबर 9 भी जो अब तक एक काइजू पर सवार था, उसके भी पंख दिखाई देने लगे थे। शुरू से अब तक उसने अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं थी। काफका किकोरू से कहता है कि वो अभी भी अपने आप पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहा जितना वो करना चाहता है, लेकिन अपने दोस्तों पर उसे पूरा भरोसा है। वो किकोरू से पूछता है कि क्या वो पीछे वालों को संभाल लेगी। किकोरू को ये अच्छा नहीं लगता कि काफका उसके लिए ये छोटी वालियों को छोड़ रहा है। वो काफका से कहती है कि अगर वो हार कर आया तो वो उसकी पिट्टी पिट्टी कर देगी। अब काफका तेजी से काइजू नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगता है, पर इस बार नंबर 9 पूरी तैयारी कर आया था। उसने अपनी हर गलती से सीखा है। वो काफका के पैरों को जकड़ लेता है, जिसके बाद उस चींटी के पंख एक हथियार में बदल जाते हैं। काइजू नंबर 9 को लग रहा था कि इस बार उसकी ये आसान जीत है, लेकिन काफका उसकी पकड़ को तोड़कर उस चींटी के आर पार हो जाता है। उसके हाथों में कोर मौजूद था। बस दिक्कत ये थी कि ये तो उस चींटी का कोर है, पर काफका को यकीन है कि काइजू नंबर 9 का कोर भी यहीं नीचे कहीं है। अब काइजू नंबर 9 अपने उस नए हथियार के साथ काफका पर हमला करता है, पर काफका इस बार के ट्रांसफॉर्मेशन में काफी बेहतर कर रहा था। काफका हमें बताता है कि काइजू नंबर 8 की पावर का वो आज तक कभी पूरा इस्तेमाल कर ही नहीं पाया। वो काफी फुर्ती से और एक्यूरेसी से काइजू नंबर 9 के हमलों से बच रहा था। उस पर काइजू नंबर 8 हावी होने के बाद से ही वो काइजू नंबर 8 की ताकत को बेहतर इस्तेमाल कर पा रहा है।
है। नंबर 9 के हमलों से बचते हुए काफका एक ब्रिज पर आ जाता है और नंबर 9 वहाँ भी काफका को पकड़ लेता है, लेकिन काफका ने अपने आप को आसानी से छुड़ा लिया था। अब वो काइजू नंबर 9 की तरफ काफी तेजी से आने लगता है। इतने ताकतवर हमले की उम्मीद नंबर 9 ने बिल्कुल नहीं की थी। उसके शरीर को काफका ने पूरी तरह चीर दिया था। कंट्रोल रूम में कोई भी काफका की ऐसी ताकत के लिए तैयार नहीं था। सभी लोग उसकी काबिलियत को बस देखते ही रह जाते हैं। जो काइजू मर के वापस जिंदा हो गए थे अब वो भी गायब होने लगे हैं। ये सब देख इशाओ फर्स्ट डिवीजन को वापस आने को कहता है, पर किकोरू मना कर देती है क्योंकि अभी भी कुछ होंजू बाकी हैं जिन्हें खत्म करना जरूरी है। ये देख डिफेंस फोर्स का सेकंड हेड इशाओ से कहता है कि तुम्हारी बेटी अब ताकतवर हो गई है। इशाओ कहता है कि ये नई पीढ़ी वाकई मुझे हर बार चौंका देती है। नामुमकिन चीजों को भी ये लोग आसानी से कर देते हैं और इतने बड़े झुंड में हमला होने के बावजूद भी इस बार नुकसान बहुत ही कम हुआ है। ये वाकई सबसे ताकतवर यूनिट बन चुकी है। इशाओ नरुमी, काफका और किकोरू की तारीफ करता है, जो सुन किकोरू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन अभी भी गिन नरुमी को कुछ गड़बड़ लग रही थी। काइजू नंबर 9 काइजू की पावर को वापस लेने वाली क्या बात कर रहा था। जब गिन नरुमी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक काइजू का सिग्नल वापस दिखाई देने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या हो रहा है। तभी टुकड़ों में पड़ा हुआ काइजू नंबर 9 बोलता है कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें खत्म नहीं कर पाया काइजू नंबर 8, लेकिन मैं अपने दूसरे असली मकसद में जरूर कामयाब हो जाऊंगा, सबसे शक्तिशाली काइजू की ताकत को वापस हासिल करके। इतना कहकर काइजू नंबर 9 पूरी तरह खत्म हो जाता है। काफका को समझ आ गया था ये काइजू नंबर 9 का असली शरीर नहीं है। हम कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं जहां एक एम्प्लॉय के रूप में काइजू नंबर 9 छिपा हुआ था। उसे आखिर पता चल गया है कि किसके पास काइजू नंबर 2 की ताकत है। गिन नरुमी और काफका अपनी पूरी ताकत से हेडक्वार्टर की तरफ भागने लगते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि ये सब तो उनका ध्यान भटकाने के लिए था। असली शिकार तो इशाओ शिनोमिया थे। इशाओ इस जगह को जल्दी खाली करने को कहता है। काइजू नंबर 9 एक साइंटिस्ट पर हमला कर देता है। उस हमले से वहाँ धमाका हो गया था, लेकिन हम देखते हैं कि इशाओ ने अपने वेपन बॉक्स को सामने रखकर सबको बचा लिया है। इशाओ इतामी और नोकिजाका को सभी को सेफ जगह पहुँचाने को कहता है और इनका जाना ही ठीक था, नहीं तो ये लोग सिर्फ इशाओ के लिए परेशानी ही बनेंगे। अब इशाओ अपने नंबर 2 वेपन को पहन लेते हैं। काइजू नंबर 9 थोड़ा हैरान था कि उसके बीटा और गामा दोनों इतनी जल्दी हार गए, जबकि वो उतने ताकतवर थे जितना वो इस रूप में आने से पहले था। खैर, दोनों के बीच घमासान पंच का एक टकराव होता है। लास्ट टाइम काइजू नंबर 9 का फोर्टीट्यूड 8.9 था, यानी कि इशाओ शिनोमिया इसे संभाल सकते हैं। पर जब असलियत सामने आती है यकीन नहीं होता, पर इशाओ उसके सामने टिक भी नहीं पा रहे थे। अब काइजू नंबर 9 बहुत ही ताकतवर हो गया है। वो इशाओ पर एक और मुक्का मारने जा रहा था, लेकिन इशाओ वापस खड़े होकर उसके हमले को रोक देते हैं। भले ही वो कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन वो हार नहीं मान रहे थे। एक एम्प्लॉय इशाओ को खबर देता है कि आसपास के इलाके को खाली कर दिया गया है, अभी वो लोग यहाँ से सेफली निकल सकते हैं। लेकिन इशाओ ये बात अच्छे से जानते थे कि वो जहाँ भी जाएंगे काइजू नंबर 9 उनके पीछे आएगा। इसके खिलाफ खड़े होकर इसका सामना करना ही इकलौता रास्ता है। इशाओ की बातों से उस एम्प्लॉय को ये याद आ गया था कि वो इनको देखकर ही तो बड़ा हुआ है। हर बार इशाओ ने सबको इंस्पायर किया है। वो एम्प्लॉय भी कहता है कि वो आखिरी दम तक उनके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी तरफ हम गिन नरुमी को देखते हैं जो काफी तेजी से इशाओ की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ इशाओ अपने नंबर वेपन की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा करने से इंसान की कई गुना उम्र कम हो जाती है, लेकिन ये ताकत एक इंसान को ताई काइजू जितना ताकतवर बना देती है। पर इसके साथ भी इशाओ काइजू नंबर 9 को हरा नहीं पा रहे थे। वो बस इस मुक्के से हल्का सा घायल हुआ था और इशाओ का हाथ ही लगभग टूट गया था। फिर भी वो हार नहीं मानते और अपनी टेक्निक नंबर 1 से काइजू नंबर 9 का जबड़ा तोड़ देते हैं। जबड़े के साथ उसका सिर भी नीचे गिर गया था, लेकिन इससे भी नंबर 9 को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बिना सिर के सटीक इशाओ पर हमला करने लगता है। इशाओ बताते हैं कि नंबर 9 ज्यादा ताकतवर नहीं है, बल्कि वही कमजोर हो गए हैं। उनकी वाइफ की कमी के बाद से ही उनमें वो पहले जैसी काबिलियत रही ही नहीं। नंबर 9 के
आगे इसाओ बेबस जमीन पर पड़ा हुआ था। इतना घायल हो चुका था कि गिन नरुमी के पहुंचने तक भी टिक नहीं पाएगा। अब जाके हमें इस एम्प्लॉय का नाम पता चलता है कुरोसावा। इसाओ वापस खड़ा होते हुए कुरोसावा से कहता है कि हम भी मारेंगे, अगर सिर्फ बचते रहे तो एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। वो कुरोसावा को अपनी पूरी ताकत लगाने को कहता है। हम देखते हैं कि इसाओ नंबर 2 की ताकत का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। नंबर 2 की मांसपेशियां इसाओ के शरीर पर फैलने लगी थी। ये भविष्य के लिए बहुत ही जोखिम भरा कदम था। डिफेंस फोर्स एक और काबिल अफसर को इसके बाद खो देगी, पर इसाओ ये कदम बिना हिचकिचाहट इसीलिए उठा पा रहे हैं। वो जानते हैं कि डिफेंस फोर्स में ऐसे कई काबिल अफसर आ चुके हैं जो उसकी जगह ले सकते हैं, और आज वो अपनी जान को दांव पर लगाकर नंबर 9 को खत्म कर देंगे। पर इसाओ के पूरी तरह तैयार होने से पहले नंबर 9 उस पर हमला कर देता है। इसाओ को वो दिन याद आने लगा था जब उसकी वाइफ ने उनके बच्चे के सपने के बारे में बताया था कि कोरू भी अपनी माँ की तरह डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहती थी। इसाओ कहते हैं कि इसमें हमारा खून दौड़ रहा है, इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं। लेकिन किकोरू की माँ थोड़ी चिंता किया करती थी, क्योंकि इस काम में जान का जो जोखिम है, इसीलिए वो अपनी बेटी को कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग खुद देना चाहती थी, ताकि वो हर एक हालात के लिए तैयार रहे। नंबर 9 का हाथ वापस उठाते हुए इसाओ सोच रहा था कि उसने अपनी बेटी के लिए पिता का कोई फर्ज नहीं निभाया। इस वक्त इसाओ के अंदर से अनबिलीवेबल ताकत बाहर निकल रही थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर सबसे बड़े खतरे को मिटा देना चाहता था, ताकि आगे जाके किकोरू को कोई तकलीफ ना हो। इसाओ इस हमले में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। हमें बताया जाता है कि ये नंबर 2 का सबसे ताकतवर हमला था, और उसके इस हमले ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। अब नंबर 9 का कोर दिखाई देने लगा था, पर तभी नंबर 9 बोलता है कि मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे किसी हमले के लिए तैयार नहीं होऊंगा? इस हमले के प्रेशर से बचने के लिए नंबर 9 अपने शरीर को फैलाने लगता है, पर उसने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहले हमले के साथ इसाओ अपने दूसरे हाथ से दूसरा हमला भी करेगा। काइजू नंबर 9 के शरीर के साथ दूर एक बिल्डिंग भी फट जाती है, और वहीं पर काफका और गिन नरुमी मौजूद थे। धुआं हटने पर हम देखते हैं कि इसाओ अभी भी अपने पैरों पर खड़े हैं, और नंबर 9 का शरीर लगभग खत्म हो गया है। पर इसका मतलब ये नहीं था कि इंसान जीत गए हैं। नंबर 9 का कोर अभी तक सलामत था। हम देखते हैं कि इसाओ खड़े खड़े ही अनकॉन्शियस हो गए हैं। अगर वो एक हमला और कर पाते तो नंबर 9 को खत्म किया जा सकता था, लेकिन अब नंबर 9 इसाओ को अपने अंदर समा लेता है। जब तक गिन नरुमी और काफका वहां पहुंचे, नंबर 9 ने इसाओ के शरीर पर कब्जा कर लिया था, जो कि गिन नरुमी नहीं देख पाता। काफका उसे नंबर 9 के हमले से बचा लेता है, लेकिन यह हमला नंबर 2 के कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। अब नंबर 9 वापस से अपने असली रूप में आ जाता है। काइजू नंबर 9 उन दोनों से बोलता है कि मैंने तो तुम्हारे दोस्त को मार दिया और अपने अंदर समा लिया। और तभी किकोरू ऊपर से हमला करते हुए बोलती है कि ये बिल्कुल झूठ है, मैं इस बात का खंडन करती हूँ। नंबर 9 इसाओ के चेहरे को दिखाते हुए किकोरू से बोलता है, अच्छा तो तुम ही वो बदनसीब बेटी हो। गिन नरुमी उसके करीब आकर उस पर लगातार हमले करने लगता है, लेकिन अब उसके शरीर पर कुछ हो ही नहीं रहा था। गिन नरुमी को इसाओ की कही वो बात याद आती है, जब उन्हें उनकी सबसे काबिल टीम मिल जाएगी तब वो जंग के मैदान को उनके हवाले कर हमेशा के लिए निकल जाएंगे। वो गिन नरुमी से कहते हैं कि अब भविष्य तुम्हारे हाथों में है। उनकी बातों को याद कर गिन नरुमी पूरी ताकत से नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अब नंबर 9 का मूड नहीं था। वो यहाँ से उड़कर निकल जाना चाहता था, क्योंकि किसी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका सिर घूमने लगता है। पर गिन नरुमी उस पर हमला कर उसे कहीं जाने ही नहीं देता। लेकिन बाकी काइजुओं की तरह नंबर 9 का शरीर नहीं फट रहा था, क्योंकि अगर काइजू उसके हमले से ताकतवर हो तो ये काम नहीं करता। अब वो गिन नरुमी पर नंबर 2 की ताकत से हमला करने वाला था, पर तभी काफका बीच में आकर अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारता है। लेकिन हर बार की तरह काफका का मुक्का यहाँ काम नहीं करता। इस बार नंबर 9 काफका और गिन नरुमी दोनों पर एक साथ भारी पड़ रहा था। अब नंबर 9 वापस से यहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि उसका दायां हाथ कट गया है। गिन नरुमी काफका से कहता है कि यही हमारा मौका है। गिन नरुमी नंबर 9 के उसी जख्मी हाथ पर हमला करता है। हाल फिलहाल में किए एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की वजह से नंबर 9 अपने शरीर को सख्त भी नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त काफका भी उसकी पसलियों पर
पर हमला करने लगता है। काफ्का इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, वो रो रहा था। वो कहता है कि वो किकोरू के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा, जिसके बाद वो पूरी ताकत से नंबर 9 पर हमला करता है। इस हमले ने नंबर 9 को हिला दिया था। तुरंत काफ्का दूसरा हमला भी करता है और अब नंबर 9 के दोनों हाथ गिर गए थे। अब गिन, नरुमी और काफ्का एक साथ आ जाते हैं, पर ये भी नंबर 9 के खिलाफ काफी नहीं था। वो नंबर 2 की ताकत का इस्तेमाल कर वहाँ बहुत बड़ा धमाका करता है। इस धमाके में नंबर 9 का ये नया शरीर भी नहीं टिक पाया, लेकिन वो ये देख हैरान हो जाता है कि इस धमाके में भी गिन, नरुमी और काफ्का दोनों जिंदा कैसे बच गए। नंबर 9 परेशान हो गया था। वो कहता है कि मुझे ये कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था। अपनी आंखों की मदद से गिन, नरुमी समझ जाता है कि नंबर 9 क्या करने वाला है। नंबर 9 अपने सिर को 2 हिस्सों में बांट नंबर 2 की ताकत का इस्तेमाल करता है, पर इस बार उसका निशाना काफ्का हिबिनो या गिन, नरुमी नहीं बल्कि किकोरू और कुरुसु थे। उन दोनों को बचाने के लिए दोनों उनकी तरफ भागने लगते हैं और नंबर 9 इसाओ के रूप में यहाँ से चला जाता है। लेकिन इसी के साथ ही वो काफ्का को धमकी देकर जाता है कि जब वो अपनी अगली चाल चलेगा तब काइजुओं का युग शुरू हो जाएगा। पूरी ताकत लगाने के बावजूद ये लोग ये जंग हार गए थे। पूरे देश में इसाओ शिनोमिया के शहीद होने पर अफसोस जताया जा रहा था। पूरा डिफेंस फोर्स यहाँ मौजूद था, पर जो यहाँ मौजूद नहीं था वो यहाँ अपने पिता को आखिरी सलामी देने भी नहीं आई थी। किकोरू अपने पिता की कुर्सी पर बैठकर रो रही थी। गिन, नरुमी उससे मिलने जाता है और पूछता है कि क्या वो अपने पिता को आखिरी सलामी देने नहीं जाएगी। किकोरू बहुत ही उदास थी क्योंकि वो वहाँ कुछ भी नहीं कर पाई। वो अभी भी तेज नहीं है, वो वक्त पर वहाँ नहीं पहुँच पाई जब उसके पिता को उसकी जरूरत थी। उसकी वजह से काइजू नंबर 9 भाग पाया था। गिन, नरुमी कहता भी है कि ये सच नहीं है। किकोरू अपना सिर उठाती है, उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। वो गिन, नरुमी से कहती है कि उसे और ताकतवर बनना है। किकोरू को लगता है कि उसके पापा अभी भी मरे नहीं हैं, वो अभी भी नंबर 9 के अंदर फंसे हुए हैं। किकोरू कहती है कि वो अपने पिता को तब तक अलविदा नहीं कह सकती जब तक वो और उनका डिफेंस फोर्स उस चीज को खत्म नहीं कर देते। गिन, नरुमी किकोरू से अपना मुंह मोड़ लेता है और कहता है कि अगली बार लड़ाई में जाने से पहले वो किकोरू को अपने से भी ताकतवर बना देगा। वो उसे सब सिखा देगा जो डायरेक्टर इसाओ ने उसे सिखाया था। पर इससे पहले किकोरू को हर एक प्लेटून लीडर को हराकर अपने आप को साबित करना होगा। इनकी बातों को बाहर खड़ा काफ्का भी सुन रहा था। हम काफ्का के हाथों में अजीब सा निशान देखते हैं। अब इसके बाद हम उसी सीक्रेट लैब को देखते हैं जहां आज इतामी आया है। इसाओ ने जाने से पहले कहा था कि अगर उसे कभी कुछ हो जाए तो उसके बाद इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में इतामी को बताया जाए। इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद इतामी मन में कहता है कि इसाओ हमेशा सारे गंदे काम मुझसे ही क्यों करवाता था। इतामी इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द तैयार करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ हम किकोरू को देखते हैं जो प्लेटून लीडर शिनोनोमे के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। प्लेटून लीडर शिनोनोमे रेंज को कंट्रोल करने में सबसे माहिर है, इसीलिए वो बड़े हथियारों को भी आसानी से चला लेती है। गिन, नरुमी किकोरू को बताता है कि उनके हर एक प्लेटून लीडर में आगे जाके कैप्टन बनने की काबिलियत है और अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए किकोरू को उन्हें एक मंथ में सरपास करना होगा। गिन, नरुमी किकोरू को ये जल्दी करने को कहता है ताकि वो उसके साथ खुल के लड़ सके। और तभी हासेगावा गिन, नरुमी को पीछे से लात मारता है और कहता है कि पहले अपना काम तो करो। किकोरू एक बार फिर शिनोनोमे को उसके साथ लड़ने को कहती है। एटीट्यूड तो ऐसा था जैसे वो वाकई उसे एक मंथ में सरपास कर देगी। ये देख शिनोनोमे भी एक्साइटेड हो जाती है। हासेगावा गिन, नरुमी से पूछता है कि क्या उसने फैसला ले लिया, क्या उसे काइजू नंबर 8 को फर्स्ट डिवीजन में रखना है। वो इसका जवाब दे पाता इससे पहले उन्हें काइजू नंबर 8 के बारे में एक शॉकिंग रिपोर्ट मिलती है। यहाँ दूसरी तरफ हम काफ्का को देखते हैं जो काफी वक्त बाद अपने घर वापस आया है। हमें पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद काफ्का का एक हिस्सा वापस ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है और अगर आगे भी ऐसा होता ही रहा तो काफ्का अपने ह्यूमन फॉर्म को पूरी तरह खो देगा और ये बात काफ्का भी अच्छे से जानता है। घर की सफाई करते करते अचानक उसे कुछ
कुछ याद आता है। जो लोग काफका पे नजर रख रहे थे, काफका उन्हें बताता है कि उसे एक जगह और जाना था। हम काफका के दोस्तों को देखते हैं जो शहर की सफाई कर रहे थे और इन नए काइजू की कटाई में इन्हें बहुत ही दिक्कत आ रही थी। उसी वक्त काफका अपने दोस्तों से मिलने वहां आता है। काफका के यहाँ होने पर उनको यकीन ही नहीं हो रहा था। काफका उन्हें उनकी चीजें वापस लौटाने आया था। तभी वो गौर करता है कि इन काइजूस को काटने में तो इनको बहुत दिक्कत हो रही है। और तभी काफका वहाँ एक नए कटर को देखता है, जिसको देख वो एक्साइटेड हो जाता है और वो भी कटाई का काम करने लगता है। और हैरानी की बात है, जिसमें सबको दिक्कत आ रही थी, काफका उस हिस्से को भी आसानी से काट देता है। उसका एक दोस्त बताता है कि जब से वो गया है उसी को इंटेस्टाइन का काम करना पड़ रहा है। ये सुन काफका उसे चिढ़ाने लगता है। वो काफका से कहता है कि अगर वो डिफेंस फोर्स में अच्छा ना कर पा रहा हो तो वो वापस लौट आए, क्योंकि वो यहाँ का हीरो हुआ करता था। काफका का दोस्त उसका मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह पर पानी मारने लगता है। अब काफका के यहाँ से जाने के बाद काफका का एक दोस्त तोकुना से पूछता है कि तुमने कोई फैसला लिया या नहीं। डायरेक्टर इसाओ अब उनके बीच नहीं रहे। उसे बचपन से लगता था कि इसाओ को कोई नहीं मार सकता। उसका कहना था कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, हमें शहर को छोड़ कहीं और चले जाना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि तोकुना की बेटी की तो शादी तय हो गई है। वो उससे पूछता है कि खाने का क्या सीन है भाई, और तभी वो उस पे चिल्लाते हुए बोलता है कि वो कहीं नहीं जाने वाला। जब डिफेंस फोर्स नंबर 9 के चीथड़े कर देगा तब उसकी सफाई कौन करेगा। उसे काफका और अपने डिफेंस फोर्स पर पूरा यकीन है। दूसरी तरफ काफका भी यही सोच रहा था। अपने दोस्तों के आंसुओं की रक्षा करने के लिए उसे काइजू नंबर 9 को हराना ही होगा। और उसी वक्त गिन नरुमी उसके बगल में आता है और सीधा बोलता है कि वो उसे डिफेंस फोर्स में नहीं रहने दे सकता। ये सुनकर ही काफका का पूरा शरीर टाइट हो जाता है। इसके पीछे की वजह थी कि काफका ऐसे ही बदलता रहा तो वो कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा और ऐसे किसी को गिन नरुमी डिफेंस फोर्स में नहीं रहने दे सकता। काफका अपनी मुट्ठी को टाइट कर लेता है। ये सब जानते हुए गिन नरुमी ये बात कभी नहीं कहना चाहता था, लेकिन वो काफका से कहता है कि नंबर 9 को हराने में हमारी मदद करो, और अगर काफका कभी भी पूरी तरह काइजू में बदल गया तो वो उसे मार देगा। वो काइजू नंबर 9 को बहुत बुरी तरह हराना चाहता है। इसके लिए गिन नरुमी कुछ भी करेगा। काफका भी तो वहाँ मौजूद था जब उन दोनों की हार हुई थी। काफका कहता है कि उसे वो आखिरी मौका मिल गया है जो इसाओ ने सबके खिलाफ जाकर उसे दिया था। काफका गिन नरुमी से बोलता है कि वो हर एक चीज के लिए तैयार है। हम देखते हैं कि डिफेंस फोर्स में हर कोई अपने आप को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। और इसके बाद सीन 3rd डिवीजन की लैब में जाता है, जहां होशिनो काइजू नंबर 10 से कहता है कि तो तुम्हें होश आ गया। ऐसी अधमरी हालत में होने के बावजूद नंबर 10 का फोर्टिट्यूड 5.7 दिखा रहा था। नंबर 10 होशिनो को डराने के लिए दहाड़ मारता है। होशिनो अपनी अकड़ में कहता है, डरा किसे रहे हो, अगली बार किया तो यही खत्म कर दूंगा। होशिनो सीधा पॉइंट पर आता है। वो नंबर 9 की तस्वीर दिखाकर नंबर 10 से पूछता है कि क्या वो इसे जानता है। नंबर 10 कहता है कि मैं जानता हूँ, आखिर यही तो मेरा क्रिएटर है। ये सुन सभी लोग वहाँ हैरान हो जाते हैं। होशिनो की भी चाइनीज जैसी आंखें खुल गई थी। नंबर 10 कहता है कि वो उन्हें 9 के बारे में सब कुछ बताएगा, पर उसकी भी एक शर्त थी। इसके बदले में उसे आजाद करना होगा और होशिनो को उसके साथ लड़ना होगा। लेकिन नंबर 10 का मतलब ये नहीं था कि वो होशिनो के खिलाफ लड़ना चाहता है। वो चाहता था कि इंसान अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर उसके शरीर को एक वेपन बनाकर उसे जीवन दान दे, जिसका इस्तेमाल होशिनो करेगा। यानी कि वो होशिनो का शरीर मांग रहा था। इतिहास में पहली बार होगा कि कोई काइजू खुद वेपन बनना चाहता है। कोनोमी इसके लिए साफ मना कर देती है। आज तक इससे पहले कभी किसी समझदार काइजू को जिंदा वेपन नहीं बनाया गया। वो लोग नहीं जानते कि इसका होशिनो पर क्या असर होगा। नंबर 10 कहता है कि उसे होशिनो के खिलाफ लड़ने में बहुत मजा आया था, जैसे उसके लिए ये कोई सपना हो। होशिनो कहता है कि बकवास मत करो, तुमने तो मुझे बोर कर दिया था। होशिनो कितना भी कह ले वो नंबर 10 से छिपा नहीं सकता। उसने भी वाकई उस लड़ाई में बहुत आनंद उठाया था। नंबर 10 का कहना था कि वो और होशिनो दोनों ही एक जैसे हैं। दोनों ही हमेशा ताकतवर विरोधी चाहते हैं, भले ही सामना काइजू से हो या एक इंसान से। होशिनो उसे इंतजार करने को कहता है, वो सोचकर जवाब देगा। अब लैब से बाहर निकलते ही होशिनो कोनोमी से पूछता है कि क्या नंबर
10 का दिमाग खराब है, हर वक्त इसको लड़ने की ही सोचती रहती है। उसके सामने रहकर तो होशिनो को डर लग रहा था। होशिनो नंबर 10 को अपना हथियार नहीं बनाना चाहता था। कोनोमी भी इसके खिलाफ थी, पर ये बात भी है कि जानकारी निकालने का उनके पास कोई और चारा भी नहीं है और इस बात से भी झुकलाया नहीं जा सकता कि नंबर 10 एक ताकतवर काइजू है। सोचकर होशिनो फैसला करता है कि वो नंबर 10 की शर्त को मानेगा और ये बात वो नंबर 10 को भी बता देता है। और हाँ, होशिनो नंबर 10 से ये बात पहले ही क्लियर कर देता है कि यहाँ उसकी चलेगी। फर्स्ट डिवीजन में खबर पहुँचती है कि वाइस कैप्टन यहाँ आ रहे हैं। हमें पता चलता है कि नंबर 9 के लिए यहाँ कोई बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। काफका सोचता है कि उसने अभी तक वाइस कैप्टन से माफी नहीं मांगी, आखिर उसने उनसे उसके काइजू होने का राज छिपाया था। हासेगावा नोटिस करता है कि यहाँ गेन्नारोमी मौजूद नहीं है। हम देखते हैं कि सभी प्लेटून लीडर्स को लेकर गेन्नारोमी होशिनो से बहस करने गया है। असल में हासेगावा ने फर्स्ट और थर्ड डिवीजन को टोक्यो की रक्षा का जिम्मा दिया था। अब इस वजह से इन लोगों में बहस चलती रहती है कि कौन किससे बेहतर है। हम देखते हैं कि दोनों डिवीजन में दबा के बहस चल रही थी। वो लोग एक दूसरे की बेइज्जती ही करे जा रहे थे। जब गेन्नारोमी भड़ चिल्ला रहा था तभी हासेगावा उसके पीछे से मारता है। हासेगावा को देख सभी वापस से डिसिप्लिन में आ जाते हैं। यहाँ से हासेगावा होशिनो को लीडर्स के कॉन्फ्रेंस में लेके जाता है। वहाँ पर हर यूनिट के कैप्टन और वाइस कैप्टन मौजूद थे। होशिनो सभी को नंबर 10 की बात यानी नंबर 9 काइजूस को बना रहा है ये बात बताता है। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही उसने सभी को चौंका दिया था। नंबर 9 अपने ही जैसे ताकतवर समझदार काइजू बना सकता है और नंबर 10 ने एक बात और बताई थी कि वो एक प्रोटोटाइप था जिसने लगभग थर्ड डिवीजन को तबाह कर दिया था। वो बस एक प्रोटोटाइप निकला। नंबर 10 उसके बाद बने फाइनल वर्जन के साथ फाइट करना चाहता है। होशिनो का मानना है कि अब सभी डिविजन्स को एक साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो शायद उनका देश नहीं बचेगा। हम काइजू नंबर 9 के अंदर का सीन देखते हैं जहां कई सारे काइजूस एक ककून जैसी चीज में मौजूद थे और उनके बीचों बीच डायरेक्टर इसाओ भी अनकॉन्शियस फंसे हुए थे। फोर्थ डिवीजन के कैप्टन सवाल उठाते हैं कि नंबर 10 झूठ भी तो बोल सकता है। होशिनो उनकी बात से सहमत होते हुए उन्हें एक चार्ट दिखाता है जिसके मुताबिक इन्हें कुछ वक्त में कई तरह के अलग अलग काइजू देखने को मिले हैं और ये नॉर्मली 2 पॉइंट से ज्यादा 4.8 एल्टीट्यूड के काइजू हैं। ये सब देखने के बाद तो नंबर 10 की बातें सच ही लग रही थी। एक थ्योरी के मुताबिक धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से जो एनर्जी निकलती है वो आसपास के पेड़ पौधों और जानवरों को काइजू में बदल देती है और नंबर 9 शायद इसी तरीके का इस्तेमाल कर नए काइजू बना रहा है। नंबर 9 को ट्रैक करना भी मुश्किल है। वो रूप बदल कर अपनी जगह बदलता रहता है। लेकिन अगर नंबर 9 और दाई काइजू बनाने के लिए एनर्जी की फिराक में होगा तो नंबर 9 जरूर फिलीपींस की टेक्टोनिक प्लेट्स के आसपास होगा, यानी कि समुद्र की गहराइयों में जहां ढूंढना लगभग नामुमकिन है। नंबर 10 ने एक बात और बताई थी कि नंबर 9 जिसको भी एब्सॉर्ब करता है उसकी मेमोरीज को देख सकता है, यानी कि इसाओ को एब्सॉर्ब करने के बाद उसके पास डिफेंस फोर्स की सारी जानकारी होगी, यानी कि डिफेंस फोर्स के हर एक ताकतवर हथियार के बारे में काइजू नंबर 9 जान चुका होगा। होशिनो का कहना था कि इस चीज का सामना करने के लिए उन्हें ऐसे हथियार बनाने होंगे जो डिफेंस फोर्स ने कभी नहीं बनाए थे। इसके लिए इन्हें सभी नए ऑफिसर्स में से उन काबिल ऑफिसर्स को ढूंढना होगा जो कम वक्त में ताकतवर बनने की काबिलियत रखते हैं। एक ऑफिसर को इतना काबिल बनाना होगा कि वो सबसे ताकतवर हथियार नंबर 6 का इस्तेमाल कर सके। वेपन नंबर 6 आज तक का सबसे ताकतवर हथियार है जिसको काइजू नंबर 6 के शरीर से बनाया गया था, जिसे काइजुओं का राजा भी कहा जाता था। आज तक ऐसा कोई नहीं मिल सका जो नंबर 6 की ताकत को संभाल सके, लेकिन इस बार के नए रिक्रूट्स में एक ऐसा ऑफिसर मिला है जो नंबर 6 के साथ सिंक कर सकता है। एक मामूली सा ऑफिसर जिसके एग्जाम में कुछ खास ग्रेड्स भी नहीं आए थे, पर लेकिन ये बहुत तेजी से ताकतवर हो रहा है। यहाँ किसी और ऑफिसर की नहीं, रैनो की बात हो रही थी। फोर्थ डिवीजन के कैप्टन ओगाता उस दिन को याद करते हैं जब काइजू नंबर 6 पहली बार आया था। वो दिन पूरे देश के लिए एक सदमे जैसा था। वो एक ताकतवर काइजू था जिसका फोर्टिट्यूड 9.6 था, पर यही नहीं, उसके साथ कई ताकतवर होन्जू भी आए थे। देखा जाए तो वो एक तरह से काइजुओं का राजा ही था। कैप्टन हिकारी ने ओटावारा में कई डिविजन्स के साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम दिया था। फर्स्ट डिवीजन की मदद बहुत वक्त बाद मिली थी। कई बलिदानों के बाद जाके नंबर 6 को हराया गया था और आज वो दिन
दिन है जब किसी नौजवान को नंबर 6 वेपन को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जाने वाला है और उसी वक्त रेनो भी वहां पहुंच गया था। उसे नंबर 6 वेपन के बारे में बताया जाता है जो कि उसे दिया जाने वाला है, लेकिन इसके साथ ओगाता उसे चेतावनी भी देता है। एक होनहार अफसर अगर नंबर वेपन का इस्तेमाल करे तो वो दाई काइजू को भी अकेले आराम से हरा सकता है, पर नंबर वेपन जो इंसान के शरीर पर असर डालता है वो एक कर्स जैसा है। नंबर वेपन अपने यूजर की उम्र को चूस लेता है, जिस वजह से नंबर वेपन का यूज करने वाले रिटायर होने से पहले ही मारे जाते हैं और सबसे खतरनाक सबसे शक्तिशाली वेपन रेनो को दिया जा रहा है। ओगाता अपनी राय देता है कि उसे इसके लिए मना कर देना चाहिए। सोचने के लिए रेनो को वक्त भी दिया जाता है, लेकिन काफका के बारे में सोचकर रेनो एक्सपेरिमेंट के लिए मान जाता है। पहले नंबर 6 के सूट की ताकत सिर्फ रेनो के हाथों पर आजमाई जाती है। ओगाता हैरान थे कि इस प्रोसेस के दौरान रेनो की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। प्रोसेस को शुरू किया जाता है। ये सिर्फ उसके हाथों पर ट्राई हो रहा था, फिर भी रेनो को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी एनर्जी चूसी जा रही है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका पूरा शरीर फट जाएगा। रेनो अपने अंदर नंबर 6 को देख पा रहा था। इस प्रोसेस में रेनो बेहोश हो गया था। उसे सीधा मेडिकल रूम में होश आता है, जहां उसकी आंखें खुलने का इंतजार इहारू कर रहा था। रेनो दुखी था कि वो नंबर 6 वेपन का इस्तेमाल नहीं कर पाया। कैप्टन भी वहीं मौजूद थे। वो रेनो से बोलते हैं कि अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा था। अभी तो तुम्हारे हाथों पर इस्तेमाल किया है, सोचो जब तुम पूरा पहन लोगे तब क्या होगा। ओगाता रेनो से कहता है कि उसकी बात मान ले और मना कर दे, लेकिन रेनो कहता है कि वो ये जरूर करेगा। अभी भी रेनो की आंखों में कोई डर नहीं था। ओगाता मन में सोचते हैं कि अगर इसका यही माइंडसेट रहा तो नंबर 6 वेपन के साथ ये जीतना तो दूर, ये तो जिंदा भी नहीं रह पाएगा। पर वो इतना तो समझ गए थे कि वो उसके मनाने से तो नहीं समझेगा, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि 1 महीने तक रेनो का ट्रायल लिया जाएगा और इसके बाद उसे न्यूट्रलाइजेशन मिशन पर भेजा जाएगा, जहां पर ओगाता तय करेंगे कि रेनो नंबर 6 वेपन को यूज करेगा या फिर नहीं। ये सब देखने के बाद इहारू हमें अपनी कहानी बताता है। वो हमें बताता है कि टेक्निकल स्कूल में उसके बराबर का कोई नहीं था। हर सब्जेक्ट में वो टॉप किया करता था। हर दिन की ट्रेनिंग से उसकी बॉडी स्ट्रांग होती जा रही थी। अपनी प्रोग्रेस देख इहारू को लगने लगा था कि वो एक दिन मीना आशिरो, गिन नरुमी और इसाओ के लेवल पर भी पहुंच जाएगा। हम देखते हैं कि नंबर 6 के सूट के एक और ट्रायल के बाद रेनो वापस से बेहोश हो गया है और इहारू को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे राहत की सांस आई हो। अब कहानी 1 महीने आगे जाती है जब रेनो को न्यूट्रलाइजेशन मिशन को कंप्लीट कर अपनी काबिलियत को साबित करना था कि वो नंबर 6 वेपन को यूज कर सकता है या नहीं। शहर से दूर एक होंजू को, जिसके साथ कई सारे काइजू भी मौजूद हैं, उसे सक्सेसफुली न्यूट्रलाइजेशन जोन में ले आया जा चुका है। हम रेनो को नंबर 6 के सूट के साथ देखते हैं। इसके सिर्फ करीब ही होना जैसे फेफड़ों को जमा रहा हो। ओगाता ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रेनो एक ही महीने में नंबर वेपन को कॉम्बैट लेवल पर लेके आ पाएगा और रेनो हार मान ले। इसके लिए ओगाता ने उसे मुश्किल ट्रेनिंग भी दी थी। वाइस कैप्टन किरीमोरी बोलती हैं कि 3rd डिवीजन के डेटा के मुताबिक पहले ही पता चल गया था कि रेनो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। किकोरू के मुकाबले उसकी अनलिश पावर अभी बहुत ही कम है, लेकिन किकोरू के मुकाबले वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। ओगाता कहता है कि असली लड़ाई बिल्कुल भी ट्रेनिंग जैसी नहीं होती है। ओगाता रेनो को अपने प्लेटून के साथ मिलकर इस होंजू को खत्म करने को कहता है। इस होंजू का फोर्टिट्यूड 6.4 है और अगर वो ये नहीं कर पाया तो कमान कैप्टन ओगाता को अपने हाथों में लेनी होगी। न्यूट्रलाइजेशन मिशन शुरू किया जाता है। रेनो शुरू में ही काफी आगे निकल गया था। इस सूट के साथ वो बहुत ही तेज था। इस सूट की ताकत ऐसी थी कि कदम रखते ही वो जगह जम जाती थी, लेकिन इहारू भी हार नहीं मान रहा था। वो रेनो के साथ कम्पीट करने की पूरी कोशिश कर रहा था। कैप्टन ओगाता ने इस होंजू को मारने के लिए रेनो को सिर्फ 10 मिनट ही दिए हैं। होंजू की तरफ बढ़ते हुए एक काइजू रेनो के सामने आ जाता है। अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके वो अपनी दिशा बदलकर उसे चकमा देकर मारने वाला था, पर रेनो यहाँ अपने फॉर्मेशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और उस काइजू के आगे ही गिर जाता है। तभी इहारू और बाकी सभी ऑफिसर्स उस काइजू को संभालने लगते हैं। इहारू पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अकेला इस काइजू को संभाल सके और तभी रेनो उस काइजू पर वापस हमला करता है। अपने पैरों को पेड़ पर जमाकर वो एक
की बुलेट से उस काइजू के कोर को एक्सपोज कर देता है। उसी बुलेट से ही वो काइजू पूरा जमकर पूरा खत्म हो जाता है। इहारू को यकीन नहीं होता, आखिर रेनो ने ये किया कैसे। तभी दूसरा काइजू इहारू पर हमला कर देता है। इहारू अपने आप से सवाल कर रहा था कि वो इस काइजू को भी क्यों नहीं हरा पा रहा। ये सब शुरू उसकी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के बाद से हुआ था। यहाँ आकर उसका सामना असली टैलेंट से हुआ। उसके मानो नंबर बढ़ना ही बंद हो गए। उसने पूरी कोशिश की सबकी बराबरी करने की, सबसे आगे निकलने की, लेकिन इस कोशिश में वो बस दूर ही होता चला गया। और फिर अचानक कहीं से असली मॉन्स्टर मैदान में आ गया, जो कि रेनो था। ध्यान ना होने की वजह से इहारू घायल हो जाता है। ओबाता उसे समझाते भी हैं कि इतने जोश में मत आओ, कभी कभी पीछे हटना भी जरूरी होता है। इहारू को अपने आप से घिन आ रही थी। वही काइजू इहारू पर हमला करने आता है, लेकिन रेनो बीच में आकर उस काइजू को खत्म कर देता है। वो इहारू का शुक्रिया करता है कि उसकी वजह से उसे टाइम मिल पाया। इहारू के अंदर की आवाज चीख रही थी कि रेनो उसे नहीं हरा सकता। खैर, अब बस एक बड़े होंजू को हराना बाकी था, जो कि ठीक रेनो के निशाने पर है। रेनो अपने सूट की कॉम्बैट पावर का यूज करता है, जो कि 43% पहुंच चुकी थी। रेनो उसके करीब जाकर अपने हाथों से उसे जमाने की कोशिश करता है। उसके ऊपर चढ़ते हुए वो उसके शरीर को जमा रहा था, पर फिर भी इस योजू की चमड़ी बहुत ही ज्यादा मोटी है, जो कि बहुत तेजी से ठीक भी हो रही है। ऐसे इसके कोर तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए रेनो अपनी ताकत को और बढ़ाने की कोशिश करता है। अब उसकी अनलिश पावर 46% पहुंच चुकी थी। अब उसके एक शॉट से उस योजू में गहरा होल हो जाता है। फिर भी ये उतना गहरा नहीं था कि कोर एक्सपोज किया जा सके। इसीलिए रेनो अपनी अनलिश पावर 51% तक पहुंचा देता है। ऐसा लग रहा था जैसे रेनो में थोड़े तो बदलाव आ रहे हैं। ओबाता को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। वो तेजी से उस होंजू की तरफ बढ़ता है। होंजू को मानो बुरा लग गया था। वो अपना रूप बदलने लगता है। रेनो की आंखें लाल हो गई थी, उसकी नसें फटी जा रही थी। उसके मन में बस यही चल रहा था कि अगर वो ताकतवर होता तो किसी को चोट नहीं लगने देता। वो एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक उस होंजू तक छलांग लगाता है और अंधाधुन उसकी बॉडी के ऊपर हमला करने लगता है। वाकई उसने होंजू को काफी नुकसान पहुंचा दिया था, पर इसके साथ ही इस सूट का बुरा असर उसके शरीर पर भी दिख रहा था। बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, मसल्स में खिंचाव दिख रहे थे। जो मूव्स रेनो यहाँ कर रहा था वो उसकी लिमिट्स के बाहर के हैं। ऐसा ही चलता रहा तो अंजाम बुरा हो सकता है। रिसर्चर्स को लगने लगता है कि सूट ने रेनो को बेकाबू कर दिया है, पर ओबाता बताते हैं कि वो ऐसा ही है। जब नंबर वेपन अपने यूजर के साथ सिंक्रोनाइज करता है, तब यूजर के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है, जिससे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स और भी ज्यादा तेजी से काम करने लगते हैं और इस वजह से यूजर का असली नेचर और मकसद सामने आता है। ट्रेनिंग के वक्त ऐसा इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि दोनों वक्त सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। दिमाग और शरीर पर बहुत ही प्रेशर होता है और वेपन 6 तो वैसे ही बहुत ताकतवर हथियार है। ओगाता रेनो से बोलते हैं कि अगर उन्हें लगा कि वो कंट्रोल खो रहा है तो ओगाता रेनो को नंबर 6 का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इहारू रेनो की तरफ बढ़ रहा था। इहारू हमें बताता है कि जब रेनो पहली बार नाकामयाब हुआ था तब उसे राहत की सांस आई थी और अब वो सोचता है कि वो कितना बुरा इंसान था। दूसरी तरफ हम रेनो को देखते हैं जो अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा था। वो अपने आसपास में आने वाली हर एक चीज को जमा रहा था। उसने 35% उस होंजू को जमा दिया था। उसके हील होने से पहले ही वो उस पे हमला कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ रेनो की 16 मांसपेशियां फट चुकी थी। ऐसे अंधाधुन लड़ने की वजह से रेनो की एक टांग टूट जाती है। उसका अब आगे लड़ना लगभग नामुमकिन था। ओबाता रेनो को अब रुक जाने को कहता है और वाइस कैप्टन को रेनो के लिए बैकअप भेजने को कहता है। रेनो की अंदरूनी आवाज उसे तोड़ रही थी। वो कमजोर है, वो किसी को बचा नहीं पाएगा। और तभी हम इहारू को देखते हैं जो तेजी से रेनो की तरफ बढ़ रहा है। वो ओगाता से रेनो और उसके लिए और थोड़ी मोहलत मांगता है। ओगाता इहारू को उस जगह से निकलने के लिए कहता है। वो जगह बहुत ही खतरनाक है। तभी ओगाता का ध्यान एक चीज पर जाता है। वो वाइस कैप्टन तोको किरीमोरी से पूछता है कि इहारू का अनलिश कॉम्बैट कितना दिख रहा है। तोको बताती है कि इहारू का अनलिश कॉम्बैट 24 दिख रहा है। ओबाता यकीन नहीं कर पाता। 24 के साथ कोई ऐसी जमी हुई जगह में कैसे
टिक सकता है। इहारू कैप्टन से बोलता है कि रेनो एक कमाल का बंदा है, उसे एक और मौका दे दीजिए। आंखों पर यकीन नहीं होता, इहारू ने अपनी ताकत से बर्फ की दीवार को तोड़ दिया था। इहारू उसके पास जाकर पूछता है, मैंने सही कहा ना, तुम कर दिखाओगे ना। जब रेनो को होश आता है, इहारू उसे होंजू के करीब लेके जा रहा था। उसने कैप्टन से बात कर ली है, वो लोग अभी होंजू का ध्यान भटका रहे हैं। इहारू को पूरा यकीन है कि रेनो उसे जरूर मार देगा, जिसके बाद नंबर 6 का सूट उसका हो जाएगा। इहारू रेनो को होंजू के करीब लेकर जा रहा था ताकि वो हमला कर सके। रेनो कहता है कि इससे तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। इहारू उसे नीचे गिरा देता है और बोलता है कि तुमने मुझे कमजोर समझा है क्या। वो उसे चुपचाप उसकी बात मानने को कहता है। रेनो मुस्कुराता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, जब भी मुझे डर लगता है तुम हमेशा मुझे हौसला देते हो। रेनो कहता है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। इहारू मुस्कुराता है और इसके बाद सीधा होंजू की तरफ भागने लगता है। रेनो की बॉडी भी वापस से हील हो गई थी, लेकिन उसका शरीर काफी कमजोर हो गया है। रेनो को होंजू को हराने के लिए होंजू को उसके करीब लाना होगा, या फिर दूर से निशाना लगाने के लिए उस होंजू का कोर एक्सपोज करना होगा। ये सब कैप्टन ओबाता हमें बता रहे थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि 24% कॉम्बैट पावर के साथ इहारू का ये करना तो नामुमकिन है। पर जिस तरह से इहारू उस होंजू के साथ लड़ रहा था, उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो इहारू की कॉम्बैट पावर को ट्रैक करने के ऑर्डर्स देता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इहारू की कॉम्बैट पावर 41% दिख रही थी, लेकिन उसके गिरते ही उसकी कॉम्बैट पावर वापस से 22 हो जाती है। होंजू अपनी पूंछ से इहारू पर हमला करता है। उस हमले से बचते हुए वापस से उसकी कॉम्बैट पावर 42% हो जाती है। ओबाता कहते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही अनस्टेबल है। तोको का कहना था कि शायद अटैकिंग मोड में आते ही इहारू की कॉम्बैट पावर पीक पर आ जाती है। ओबाता भी हैरान हो जाते हैं। हो सकता है कि इहारू शायद ओबाता जैसा ही हो। कॉम्बैट पावर पीक पर पहुंचते ही वो रेनो जितना काबिल बन जाता है। ओबाता का कहना था कि अगर इहारू को सही से ट्रेन किया जाए तो ये वाकई कमाल का सोल्जर बन जाएगा। इहारू हमें बताता है कि वो कभी भी कोई जीनियस नहीं था, ना ही वो डिफेंस फोर्स में हीरो बनने आया था, और जिस रास्ते पर वो आज है वो भी दूसरों की तरह बंद ही होगा। लेकिन इस बार इहारू हार नहीं मानेगा। वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा, इस दीवार को तोड़ देगा। इहारू फिर से उस होंजू के ऊपर से गिर जाता है, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को संभालता है और नदी में जाके गिरता है। वो वापस से खड़ा होता है और उस होंजू पर चढ़ जाता है। इतनी ताकत का इस्तेमाल इहारू का सूट ओवरहीट होने लगा था, पर जमी हुई जगह पर हमला करके उसने फाइनली कोर को एक्सपोज कर दिया था, जिसके बाद तैयार बैठा रेनो उस होंजू को खत्म कर देता है। ओबाता ये देख हैरान रह जाता है। उसे वो दिन याद आता है जब हिकारी उसके पास आई थी। उसने उसे बताया कि उसके सेल से पता चला है कि वो नंबर 4 वेपन के काबिल बन सकती है। कल इसी का उसका टेस्ट है, अगर वो कामयाब रहा तो वो और भी ताकतवर काइजूस को मार सकेगी। वो ओबाता से पूछती है कि क्या वो कर सकती है। ओबाता प्रेजेंट में सोचते हैं, अगर वो हिकारी का फ्यूचर देख पाते और उस वक्त उसने उसे पूरे दिल से मना कर दिया होता तो क्या आज भी वो जिंदा होती। उस दिन ओबाता ने कहा था कि वो ये कर सकती है, उसके अंदर वो काबिलियत है। खैर, इहारू और रेनो ने मिलकर उस होंजू को मार गिराया और इस जीत में बाकी सबका भी बहुत बड़ा हाथ है। ओबाता को इहारू से जलन हो रही थी। न वो हिकारी को रोक पाया और न ही उस वक्त वो मौजूद था जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इनकी दोस्ती देख ओबाता तो वहाँ रोना ही शुरू कर देता है। खैर, तरीका कैसा भी हो, रेनो पास हो गया था। ये सुन रेनो और इहारू दोनों ही बहुत खुश थे। तोको ओबाता से पूछती है कि क्या वो अपनी बात को लेके सीरियस है। क्या वो रेनो को ये नहीं बताएगा कि ये जिम्मेदारी लेने वाले के मन में हमेशा खुद को कुर्बान करने की चाहत जागती है। ओबाता कहते हैं कि ये बात तो इहारू उसे पहले ही समझा चुका है। हम 3rd डिवीजन को देखते हैं, जो लगभग पूरी तरह रिपेयर हो गया है। मीना ने ओगाता को रेनो का परफॉर्मेंस जानने के लिए कॉल किया था। वो बोलता है कि भोला है, जिद्दी है, जोखिम बहुत उठाता है और दोस्त उस पे यकीन करते हैं। नंबर 6 को इस्तेमाल करने के लिए वो एकदम परफेक्ट है। मीना ओबाता की ही राय जानना चाहती थी, क्योंकि ओबाता ही सबसे ज्यादा सतर्क रहता
है नंबर्स वेपन्स को लेके। मीना रेनो को मरते हुए नहीं देखना चाहती। एक तस्वीर निकालकर ओबाता सोच रहे थे कि जब उन्हें नंबर 6 वेपन का यूजर मिला तब उन्हें एक ऐसा भी मिला जो ठीक ओबाता के जैसा है। वो मीना से बोलता है कि वो उन दोनों को सब सिखाएगा जो वो जानता है। ये तस्वीर हिकारी और उसके बाकी दोस्तों की थी जिनमें वो बस इकलौता जिंदा है। रेनो वेपन 6 का यूजर बनने वाला है, ये बात बाकी सबको भी पता चल गई थी। काफका तो बहुत ही ज्यादा टेंशन लेने लगता है। तभी किकोरू उसके पीछे से घूंसा मारती है और उसे याद दिलाती है कि वो लोग काबिल अफसर है। इतना कहकर वो जाने लगती है। वो सोच रही थी कि अगर रेनो ताकतवर बन रहा है तो मुझे उससे ज्यादा ताकतवर बनना होगा। रात तक ट्रेनिंग करते हुए वो किकोरू की बात को लेके ही सोच रहा था। वो ठीक कह रही थी, रेनो ने तो इंसानी ताकतों के साथ ही अपने आप को साबित किया है, लेकिन काफका का क्या? इंसान होकर तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। डिफेंस फोर्स को भी उसकी काइजू पावर की जरूरत है। अचानक काफका अपने सामने होशिनो को देखता है जो कि पूछता है कि तुम उदास दिख रहे हो, क्या तुम ऐसे मीना के बगल में मेरी जगह ले पाओगे? काफका कुछ बोल पाता, होशिनो रफ्तार से उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। काफका की फटके 32 हो गई थी। होशिनो कहते हैं कि तुमने मुझसे अपनी पहचान छिपाकर गलत किया तो मैंने तुम्हें डराकर बदला लिया। काफका रोते हुए होशिनो से माफी मांगने लगता है और होशिनो तुरंत उसकी गर्दन पर लॉक लगा देते हैं। बोला ना, हिसाब बराबर हो गया है, इमोशनल होने की क्या जरूरत है। होशिनो ने काफका की हालत पतली कर दी थी। वैसे इसके बाद वो शुक्रिया करते हैं काफका का कि उसी की वजह से 3rd डिवीजन बच पाया था। ये शुक्रिया काइजू नंबर 8 को नहीं बल्कि अंजाम की फिक्र ना करने वाले काफका हिबिनो को था। होशिनो को काफका के शरीर के अंदर होने वाले बदलाव के बारे में भी पता चल गया है। अगर वो बार बार काइजू बनता रहा तो एक लिमिट के बाद वो कभी इंसान नहीं बन पाएगा। होशिनो बोलते हैं कि नंबर 9 को मैं हराऊंगा, अब से तुम्हें काइजू बनने की कोई जरूरत नहीं है। काफका रोना शुरू कर देता है। वाइस कैप्टन सख्त होने का नाटक करते हैं लेकिन वो दूसरों की बहुत परवाह करते हैं। उनकी बात का सम्मान रखते हुए काफका बोलता है कि ये सही नहीं होगा। वो भी सबकी तरह अपनी ताकत के लिए जाना चाहता है, पर काफका किसी को बचा नहीं सकता। अपनों की रक्षा करने के लिए वो काइजू नंबर 8 बनेगा। होशिनो भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि काफका कितना बड़ा बेवकूफ है। उसे अपनी कोई परवाह ही नहीं है। जब भी उसे कोई मुसीबत में दिखेगा वो अपने आप को काइजू में बदल लेगा और अगर काफका को काइजू नहीं बनने देना है तो उसे ताकतवर बनाना होगा। होशिनो काफका को एक श्राइन में ले आता है जो एडो काल में बना था। ये श्राइन उन लोगों को समर्पित है जो काइजूस के खिलाफ लड़ के शहीद हो जाते थे। वाइस कैप्टन होशिनो के पूर्वज भी उनमें से थे। होशिनो काफका से पूछता है कि क्या उसने मेरे की दाई काइजू के बारे में सुना है। साल 1657 में एक बड़ी आपदा ने पूरे जापान को तबाह कर दिया था। वो आपदा काइजू का हमला था। उस समय काइजू के खिलाफ लड़ने के तरीके काफी ज्यादा पुराने थे। यही वो जगह थी जहाँ उस लड़ाई का अंजाम तय हुआ था। इसी जगह काइजू से लड़ते हुए सबसे ज्यादा लोग शहीद हुए थे। होशिनो ये भी कहते हैं कि उनके मरने के बाद उनको भी यही पनाह मिलेगी, जो कि इस जगह की अहमियत दर्शाता है। और आज इस जगह होशिनो काफका को लड़ना सिखाएगा। ना कोई सूट ना कोई काइजू शक्ति, आज लड़ाई आम इंसान की तरह होगी। काफका भी इसके लिए तैयार हो जाता है। होशिनो के ऊपर वो कई हमले करता है लेकिन एक पंच उसको टच नहीं हो पाता, उल्टा उसको बढ़िया सा घूंसा खाने को मिलता है। काफका जानता है कि वो होशिनो को नहीं हरा पाएगा लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहा है। 3rd डिवीजन से यहाँ आने के बाद काफका ने हर दिन बहुत ट्रेनिंग की है। उससे अपनी ट्रेनिंग पर कॉन्फिडेंस भी है लेकिन होशिनो उसके साथ एक खिलौने की तरह खेल रहा था। काफका ने लगभग कॉन्फिडेंस खो ही दिया था कि वो बिना ट्रांसफॉर्म किए कुछ भी नहीं कर सकता। तभी होशिनो उसकी तारीफ करता है कि वो तो काफी ताकतवर हो गया है और फिर काफका वापस से कोशिश करने लगता है। उसकी मूवमेंट से पता चल रहा था कि उसने अपने आप को काफी ट्रेन किया है। पर एक और मुक्का मारते हुए वो कहते हैं कि इतना काफी नहीं होगा। काफका अगले हमले के लिए डिफेंसिव पोज में आ जाता है। तभी होशिनो लड़ाई को रोकते हुए कहते हैं कि तुम अभी तक नहीं बदले, तुम्हें तो काइजू नंबर 8 का सुरक्षित शरीर, उसकी ताकत, उसकी रिजनरेट होने वाली शक्ति पर ही तुम निर्भर हो। अगर काफका ऐसे ही खुद की परवाह ना करते हुए लड़ता रहा तो वो जल्द ही मारा जाएगा।
होशिनो काफका को इसाओ जैसा मुक्का मारते हुए कहता है कि अगर वो मरा तो उसे यहाँ नहीं दफनाया जाएगा। ये है डिफेंस फोर्स कोड रन टेक्निक, जिसे बिना हथियारों के इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ डायरेक्टर इसाओ ही इसमें महारत हासिल कर पाए थे। काफका कॉम्बैट पावर को अनलिश नहीं कर सकता। काइजू वेपन को सीखना उसके लिए बर्बादी होगा, इसीलिए होशिनो उसे ये टेक्निक सिखाएगा। काफका को बदलने से तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन होशिनो उसे इतना ताकतवर बना देगा कि उसे काइजू रूप में ज्यादा देर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खतरा सिर्फ काइजू नंबर 9 ही नहीं है, उसके खत्म होने के बाद जब तक ये लोग जापान में हैं, काइजूस के हमले होते रहेंगे। पर अभी तो काफका को काइजू नंबर 9 के खिलाफ लड़कर जिंदा बचना है, जिसके बाद वो शायद मीना के बगल में होशिनो की जगह ले सकता है। पर इसको मुमकिन करना काफका की ताकत पे निर्भर करता है, किसी और की पे नहीं। काफका होशिनो की बात पर ठीक है कहता है, जिसके बाद होशिनो तुरंत उसकी गर्दन वापस से लॉक कर देता है, क्योंकि ठीक है तो वो ऐसे कह रहा है जैसे कल ही उसकी जगह छीन लेगा। अपनी भड़ास निकालने के बाद वो काफका को वापस चलने को कहता है। खैर काफका के दिमाग से ये भूत तो उतर गया था कि डिफेंस फोर्स को सिर्फ उसकी काइजू ताकत की जरूरत है। अब जब काफका इस श्राइन से यहाँ से जा रहा था, वो श्राइन में किसी सैमुराई की परछाई देखता है जो उसे ही देख रही थी, पर अगले ही पल वो अचानक गायब हो जाता है। वहीं किसी जगह हम इसाओ को देखते हैं, जिसमें शायद अभी भी थोड़ी जान बाकी है। वो डिफेंस फोर्स से कहना चाहता है कि उन्हें जल्दी करनी होगी, वक्त नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ काफका कोड रन टेक्निक को मास्टर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम दे रहा था, और इसी बीच उसके पैर में लचक भी आ जाती है। तभी वहाँ किकोरू भी आ गई थी, जो काफका को देख हंसने लगती है। काफका उस पे चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि उसे क्या पता कि ये कितना ज्यादा मुश्किल है। किकोरू कहती है कि उसे ये सब पहले से ही आता है, वो अपने पापा को ये सब करते हुए देखा करती थी। खैर किकोरू काफका को यहाँ कुछ देने आई थी। वो काफका को उसका फोन लौटा देती है जो डिफेंस फोर्स ने रख लिया था। ये वाइस कैप्टन हासेगावा ने काफका को देने के लिए कहा है, यानी कि काफका को मोबाइल रखने की परमिशन मिल गई है। किकोरू जाते हुए काफका से कहती है कि वो सभी से बात कर ले। सबसे बात किए काफका को काफी वक्त हो गया है। अब अपने रूम में आने के बाद काफका अपने फोन को ही देखे जा रहा था। उसने अब तक अपना फोन भी ऑन नहीं किया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो बात क्या करे। सबको उसके काइजू नंबर 8 होने के बारे में पता चल गया है। उसे डर लग रहा था कि अब सभी लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे। खैर काफका हिम्मत करके अपना मोबाइल ऑन करता है। मोबाइल ऑन होते ही धड़ाधड़ उस पे मैसेज आने लगते हैं। ये सारे पुराने मैसेज थे जो आज 503 हो चुके हैं। काफका चैट खोलने से घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि इसमें सिर्फ उसके लिए बुरा भला ही लिखा गया होगा। काफका से हिम्मत नहीं हो रही थी, और तभी काफका का फोन बजने लगता है। उस पर रैनो का कॉल आ रहा था। कॉल उठाने की जगह वो गलती से रैनो का कॉल ही काट देता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो वापस कॉल बैक भी नहीं करेगा। और तभी काफका का फोन वापस से बजने लगता है। इस बार इहारू का कॉल आ रहा था। हिम्मत कर काफका आखिर उसका कॉल उठा लेता है, और असल में कॉल पर रैनो था, जो कि गुस्से में दिख रहा था क्योंकि काफका ने उसका कॉल काट के इहारू का कॉल उठा लिया है। रैनो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है क्योंकि काफका ने उन्हें 2 महीनों से न तो कॉल न तो मैसेज किया है। वो जानता है कि काफका का फोन छीन लिया गया था, पर काफका किसी और के फोन से भी तो कॉल कर सकता था। रैनो शर्माते हुए बोलता है कि उसे बहुत ही चिंता हो रही थी। काफका बहाना ना बनाते हुए साफ साफ रैनो को बताता है कि वो डर गया था। उसके काइजू नंबर 8 होने की वजह से उसे लगा कि सब लोग उसे दुश्मन मानते होंगे। तभी इहारू बीच में आते हुए बोलता है कि हाँ ये सही है, सब तुमसे डरे हुए हैं। अब तुम्हारे पास काइजू की ताकत है तो इससे डर लगना तो जायज है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग काफका से नफरत करते हैं। काफका ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। ये सब देखने के बाद वो लोग काफका को आखिर अपनी टीम का हिस्सा कैसे न माने। काफका को मीना की वो कही बात याद आती है। उसने बताया था कि कोई भी 3rd डिवीजन में काफका को दुश्मन नहीं मानता, सब काफका को हीरो मानते हैं। इहारू भड़कने लगता है कि काफका उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। रैनो इहारू से फोन वापस ले लेता है और काफका से कहता है कि वो उन पे भरोसा करे। उन सभी को यकीन है कि काफका वापस आएगा। ये सुन काफका बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसको यूं रोते हुए किकोरू ने भी देख लिया था। काफका वो मैसेजेस देखता है जो सबने उसके लिए लिखे थे। काफका कहता है कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। किकोरू भी बोलती है कि ये तो हम शुरू से जानते थे। खैर वो काफका को उठने के लिए कहती है, ट्रेनिंग पर भी तो जाना है।
अब हम एक बार फिर डायरेक्टर इसाओ को देखते हैं। वो काइजू नंबर 9 को अंदर से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनसे ये नहीं हो पाएगा। इसाओ की उम्मीद से भी तेज इन काइजूस की ताकत बढ़ रही है, जिनको काइजू नंबर 9 बना रहा है। हम एक पहाड़ जैसे अजीब से काइजू को देखते हैं। साइतामा प्रीफेक्चर में भी एक अलग तरह का काइजू विटनेस किया गया है। टोक्यो और कानागावा में भी नए तरह के काइजू विटनेस किए गए हैं। एक काइजू ऐसा भी था जो एक जायंट इंसान की तरह भाग रहा था। एक महीने में 14 हमले हुए और डिफेंस फोर्स कुछ नहीं कर पाया। हर एक हमले में एक बात कॉमन थी कि डिफेंस फोर्स के पहुंचते ही वो काइजू गायब हो जाते थे। साफ पता चल रहा था कि ये काइजूस पिछले काइजूस के मुकाबले बहुत ही ज्यादा समझदार हैं। जाहिर है काइजू नंबर 9 इस बार बहुत बड़ी मुसीबत लाएगा। तो डिफेंस फोर्स ने इसके बारे में क्या सोचा है? शहर की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ काइजू सूट नंबर 3, 5 और 7 के लिए काफी काबिल कैंडिडेट्स देखने को मिले हैं। डिफेंस फोर्स भी आने वाली इस जंग के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा है। इतामी चिंतित था। वो सोच रहा था कि जिस काइजू ने इसाओ को इतनी आसानी से हरा दिया था, अगर उसके जैसे और आ गए तब क्या होगा। और ऊपर से वो भी बूढ़ा हो गया है। अब हम एक बार फिर इसाओ को देखते हैं जो लगभग हार मान चुका है। वो देश का भविष्य, कैप्टन, नए नौजवानों और काफका पे छोड़ रहा है। यहाँ दूसरी तरफ हम किकोरू को देखते हैं, जिसको आज नंबर सूट 4 दिया जा रहा है। इससे पहले ये सूट उसकी माँ हिकारी का हुआ करता था और आज ये सूट किकोरू के लिए मॉडिफाई करके उसे सौंपा जा रहा है। और शायद यही वो सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिस पर इसाओ काम कर रहे थे। इस सूट को संभालने की ट्रेनिंग खुद गिन नरुमी किकोरू को देगा। इन दोनों की हर दिन की एक्सट्रीम ट्रेनिंग की वजह से पूरा चैम्बर ही हिलने लगता है। सिर्फ यही दोनों ही नहीं, हर कोई आने वाली जंग के लिए अपने आप को बेहतर बना रहा था। अब तो काफका को भी लग रहा था कि वो ताकतवर हो गया है। तब होशिनो काफका को ये सेफ्टी पकड़ने को कहता है। वो हल्का सा पंच मारता है और काफका उड़ जाता है। अरे अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। लंच ब्रेक का भी टाइम हो गया था। वो अपना लंच लेके टेरिस पर जाता है। काफका सोच रहा था कि आज वो यहाँ कहाँ बैठकर खाए, और तभी उसकी नजर वहाँ पहले से ही बैठी हुई मीना पर जाती है। काफका चुपचाप वहाँ से निकलने वाला था, पर तभी मीना उससे अपने पास आकर बैठने को कहती है। काफका कुछ बात करने की कोशिश करता है, पर तभी मीना बोलती है, यहाँ कितनी शांति है, लोग अपना जीवन बिना कोई डर के जी रहे हैं। जब यहाँ से शहर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे काइजू हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। काफका को वो बचपन के पल याद आ जाते हैं और वो गलती से मीना का नाम ले लेता है। काफका कैप्टन से माफी मांगता है। मीना हंसते हुए कहती है कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बस हम दोनों ही तो हैं। काफका भी कहता है कि काश हर दिन ऐसा ही कटता, न फिर किसी का स्कूल छूटता और न किसी की बिल्ली मारी जाती। एक तरह से काफका उन दोनों के बचपन की ही बात कर रहा था। स्कूल टाइम में जब भी अलार्म बजता, काफका दूसरी बिल्डिंग से मीना के पास आ जाता था। मीना बताती है कि वो बहुत एम्बैरेसिंग था। काफका कहता है कि अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर तब तुम काफका डिवीजन की वाइस कैप्टन थी। काफका उन दिनों वाकई कैप्टन जैसा बर्ताव किया करता था, भले ही उसे डर लग रहा हो, लेकिन मीना के सामने वो हमेशा मुस्कुराता था ताकि उसे डर ना लगे। मीना कहती है कि ऐसा लगता था कि तब काइजू भी आ गया तो तुम संभाल लोगे। मीना काफका से कहती है कि और आज भी तुम ऐसे ही हो। वो एकदम सीरियस बात करती है। उसे पता चल गया है कि काफका को किस बात का डर है। वाइस कैप्टन होशिनो ने उसे सब कुछ बता दिया है। वो कहती है कि अब वो ताकतवर हो गई है, अब उसे काफका के पीछे छिपने की कोई जरूरत नहीं है। वो काफका को वो कसम याद दिलाती है जो उन्होंने बचपन में खाई थी कि वो दोनों मिलकर सभी काइजूस का खात्मा करेंगे। काफका झूठी मुस्कान देते हुए हाँ कहता है, जिसको मीना भी समझ गई थी। यकीनन काफका मीना को काइजू नंबर 9 से लड़ने नहीं देगा, भले ही उसकी जान क्यों ना चली जाए। अब यहाँ से सीन शिंजुकू पर जाता है, जहाँ किकोरू जैसी दिख रही एक काइजू ने एक साथ कई इंसानों को खत्म कर दिया है। वैसे आज ही वो दिन है जब टोकू की बेटी की शादी है। उसने काफका के लिए भी सीट रखी है, जबकि उसने आने से मना कर दिया था। खैर दुल्हन के पिता को बुलाया जाता है। दुल्हन से ज्यादा तो मिस्टर टोकू ही नर्वस हो रहे थे। अब दुल्हन के पिता को दुल्हन को लेकर आने को कहा जाता है। टोको की बेटी अपने पिता से कहती है कि उसे उन पर गर्व है। मैं बता दूं कि जिएको की माँ नहीं है। टोको ने अकेले अपनी बेटी को इतना बड़ा किया है। चारों तरफ खुशी का माहौल था और ऐसे खुशी के माहौल के वक्त एक काइजू वहाँ आ धमकता है। जापान के हर एक कोने में काइजू का हमला हो रहा था। चारों ओर नए नए काइजू देखने
देखने को मिल रहे थे। मिस्टर टोकू दूल्हे को लेकर भाग रहे थे। हालत इतनी गंभीर थी कि उसकी जान मुश्किल से ही बच पाएगी। और तभी उसी काइजू का हमला वापस से होता है। उस काइजू ने जिएको को दबोच लिया था। अपनी बेटी को बचाने के लिए तोको अपने आप को घायल कर उस काइजू को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। जिएको लगभग उस काइजू के मुंह में जा चुकी थी, पर तब तक कैप्टन गिन नरोमी वहां पहुंच चुके थे, जो कि उस काइजू को कई पीसेस में काट देता है और घायलों को तुरंत इलाज के लिए ले जाया जाता है। अब तक पूरा डिफेंस फोर्स टोक्यो शहर में फैल चुका था। इस बार सभी के सूट को भी एडवांस कर दिया गया है, जो कि काइजूस के खिलाफ काफी बेहतर साबित हो रहे थे। फिर भी सिचुएशन को लेके एक अच्छी खबर थी और एक बुरी खबर थी। अच्छी खबर ये थी कि लोगों को काफी तेजी से इवैक्यूएट किया जा रहा है। फर्स्ट और थर्ड डिवीजन पूरे टोक्यो में फैल चुका है। लेकिन जो बुरी खबर थी कि बाकी डिवीजन से मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि काइजू शहर के हर एक कोने में दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से बाकी डिवीजन टोक्यो में मदद नहीं कर सकती। ऐसा कहा जा सकता है कि काइजूस ने पूरे देश को घेर लिया है। देखने से ऐसा लग रहा है कि काइजूस जानबूझकर उन जगहों को निशाना बना रहे हैं जो इंसानियत के लिए जरूरी है। ये सब सुन गिन नरोमी समझ चुका था कि इन सब के पीछे नंबर 9 ही है और वो किसी जगह से इन सबको कंट्रोल कर रहा है। हासेगावा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उन लोगों को क्या करना चाहिए। गिन नरोमी कहता है कि क्या मतलब क्या करना चाहिए, इसी दिन का तो हम इंतजार कर रहे थे, उसे बाहर निकालो। डिवीजन फर्स्ट में हम किकोरू को देखते हैं, जिसने नंबर सूट 4 पहना हुआ है। हिकारी के बाद किकोरू पहली वो है जो नंबर 4 का इस्तेमाल करने जा रही है। किकोरू को नंबर 4 सूट में देख इतामी इसाओ से कहना चाहता है, देख रहे हो ना इसाओ, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी मदद के लिए हिकारी ने वापस जन्म लिया हो। किकोरू को बैट मोबिल जैसे एक जेट में बैठाकर लॉन्च किया जाता है। टारगेट के करीब पहुंचते ही पोर्ट को रिलीज कर दिया जाता है, जिसके बाद हम किकोरू को उड़ते हुए देखते हैं। नंबर 4 सूट इकलौता सबसे तेज और उड़ने वाला वेपन है। इसकी ही मदद से हिकारी ने बाकी कैप्टन के मुकाबले इतिहास में सबसे ज्यादा काइजू मारे थे। आते ही किकोरू एक काइजू के चीथड़े उड़ा देती है। गिन नरोमी सबका सफाया करने के लिए किकोरू को 10 मिनट देता है। किकोरू कहती है कि ये तो ज्यादा है, 5 मिनट भी काफी है। देखते ही देखते किकोरू सभी काइजूस को खत्म किए जा रही थी। जो ऑफिसर्स किकोरू की मदद के लिए वहाँ मौजूद थे, वो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते। गिन नरोमी पूछता है, और टोफू एरिया का क्या सीन है? मीना कहती है कि उसने वहाँ का इंतजाम कर दिया है। हम वाइस कैप्टन होशिनो को देखते हैं, जिसने नंबर 10 का सूट पहना हुआ है और ये इकलौता ऐसा सूट है जिसके अंदर जान है। अब इस सूट में जो भी खास बात हो, पर इन दोनों में बिल्कुल नहीं बन रही थी। ट्रेनिंग के दौरान दोनों ही अपनी अपनी मनमानी करते थे। अभी तक सब कुछ तैयार भी नहीं हुआ था और नंबर 10 हेलीकॉप्टर को काट के होशिनो को अपने साथ नीचे ले कूदता है। काइजूस के बीच उन दोनों की क्या कमाल की एंट्री हुई थी। पर जब बात लड़ाई पर आती है, होशिनो को पीछे वाले काइजू से शुरुआत करनी थी, क्योंकि वहाँ संख्या कम थी, पर नंबर 10 उसे वहीं रोक देता है। वो चाहता था कि पहले ताकतवर साइड को खत्म किया जाए। जब होशिनो बचना चाहता था, तब नंबर 10 जानबूझ के वो हमला लेता है। वो इन काइजूस की ताकत देखना चाहता था। दोनों में तालमेल ना होने की वजह से वो दोनों कई काइजू से घिर गए थे। इस वजह से कॉम्बैट पावर भी गिरती जा रही थी। होशिनो को तुरंत वहाँ से निकल अपने पुराने सूट को पहनने को कहा जाता है, पर इतनी कम पावर के साथ होशिनो का वहाँ से निकलना मुमकिन ही नहीं है। होशिनो नंबर 10 को फिर समझाता है कि उसकी बात माने, उन्हें एरोप्लेन के बीच कवर लेकर एक एक करके उनको मारना चाहिए। पर काइजू नंबर 10 उसे छिपकर नहीं, सामने से हमला करने को कहता है। उसने होशिनो को वहाँ से हिलने भी नहीं दिया था और तभी एक काइजू उन पे एक एरोप्लेन दे मारता है। नंबर 10 के वाइटल्स अभी भी आ रहे थे, यानी कि वो दोनों ही ठीक हैं। वो काइजू समझ गया था कि होशिनो क्या करने वाला है, इसीलिए उसी ने एरोप्लेन मार दिया। वही खड़े रहने की वजह से वो दोनों ही उस हमले से बच पाए, जिसका क्रेडिट नंबर 10 लेने लगता है। तो होशिनो उसे मारते हुए बोलता है कि अगर वो शुरू से उसकी बात सुनता तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन अब जाके उसे रियलाइज हो रहा है कि उसे ये उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी कि नंबर 10 उसकी बात मानेगा। नंबर 10 की ये जिद उसे काफका की याद दिला रही थी, जो हमेशा लड़ाई में मरना पसंद करते हैं। होशिनो नंबर 10 से कहता है कि उसकी बात न मानने की वजह से उनकी जान जा सकती है। उसका खात्मा तो होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं मर सकता, इसीलिए आज के दिन वो उसका पूरा साथ देगा। यही तो वो शब्द थे जो नंबर 10 कब से सुनना चाहता था। उन दोनों की अनलिश पावर वापस से बढ़ने लगती है। सबसे पहले दोनों वो सामने वाले काइजू को खत्म करते हैं, जिसके बाद होशिनो उन दो ताकतवर काइजू की तरफ बढ़ता है। नंबर 10 का कहना
था कि कमजोरों को तो बाद में भी संभाला जा सकता है। वो पहले इन दोनों पे होशिनो को हावी होने को कहता है। ऐसे ही लड़ाई लड़ने में नंबर 10 को मजा आता है। वो होशिनो से आखिरी काइजू को उसके लिए छोड़ने को कहता है, पर अब तक तो देर हो चुकी थी। होशिनो ने उसे कब का खत्म कर दिया है। अब दोनों सीधा रनवे पर कूद पड़ते हैं। उन दोनों की कॉम्बैट पावर बढ़ती ही जा रही थी। होशिनो ने बड़ी तेजी से एक काइजू के टुकड़े कर दिए थे। अब जब बाकी काइजू उस पर हमला करने आते हैं, वो उनसे ना बचकर नंबर 10 को उनके हमले संभालने को कहता है। नंबर 10 पूंछ का इस्तेमाल कर उसके हाथ को ही तोड़ देता है, पर होशिनो कहता है कि तुमसे नहीं हो पाया, मुझे कुछ टुकड़े लग गए। नंबर 10 को गुस्सा आने लगता है। कोनोमी को टेंशन होने लगती है, आखिर होशिनो से गुस्सा क्यों दिला रहा है। पर वो लोग देखते हैं कि उनकी कॉम्बैट पावर बढ़ती ही जा रही है। कोनोमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो रहा है। वो दोनों काफी तेजी से काइजूस को खत्म कर रहे थे। होशिनो की नजर एक काले काइजू पर जाती है जो कि शायद इनका लीडर है। होशिनो सीधा उनके बीच घुसने को कहता है और नंबर 10 को उनके पंटरों को संभालना था। होशिनो सामने एक काइजू को खत्म कर देता है और नंबर 10 ने पीछे संभाल लिया था। उन दोनों की जोड़ी सारे काइजूस को आसानी से खत्म कर देती है और अब बस आखिरी वो काला काइजू बचा था। इसको खत्म करने के लिए होशिनो टेक्निक 6 का यूज करता है। इस टेक्निक को देख नंबर 10 के वो पुराने दिन ताजा हो गए थे। इस टेक्निक को करने के लिए होशिनो काफी ज्यादा पावर इकट्ठा करने लगता है। नंबर 10 को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मांसपेशियां फट जाएंगी। पलक झपकते ही उन्होंने उस काइजू के टुकड़े कर दिए थे। पूरा रनवे साफ हो गया था। ऐसी पावर देख होशिनो के सोल्जर भी बोलने लगते हैं कि वाइस कैप्टन काइजू से कम नहीं लग रहे। अब होशिनो बचे हुए काइजूस को मारने के लिए निकलने लगता है, पर नंबर 10 उसे रोक देता है और कहता है कि चलो सोल्जर्स को खत्म करते हैं। वो पूरे डिफेंस फोर्स को मिटाने की बात करने लगता है। होशिनो उस पे चिल्लाने लगता है कि हम अपने लोगों को ही क्यों मारेंगे। नंबर 10 कहने लगता है कि काइजू से लड़ते हुए मजा नहीं आया। उन दोनों के बीच वापस से झगड़ा होना शुरू हो गया था। पर जो भी कहो 77 कॉम्बैट पावर के साथ भी होशिनो ने अपने पुराने सूट को सरपास कर दिया है और अगर इन दोनों ने 90 से ऊपर की कॉम्बैट पावर को अचीव कर लिया तो इनकी ताकत का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। वैसे अब बस ओइजुमे इलाका ही बचा है जहाँ के इंचार्ज प्लेटून लीडर शिनोनोमी और ताचिबान आए हैं। ट्रैफिक की वजह से लड़ने के लिए जगह नहीं है और यहाँ 6 विशालकाय काइजू मौजूद है। यहाँ की कंडीशन बहुत ही गंभीर थी। काफका प्लेटून लीडर से फ्रंट लाइन पे लड़ने की परमिशन मांगता है, लेकिन काफका को परमिशन नहीं दी जाती क्योंकि वो लोग काफका को नंबर 9 के खिलाफ लड़ने के लिए बचा रहे हैं। और शायद पिछली बार की तरह काफका के ट्रांसफॉर्म होने की वजह से नंबर 9 को काफका की लोकेशन का पता चल जाए और तभी रिपोर्ट मिलती है कि एक विशाल काइजू कुछ तो कर रहा है। वो शहर में अपने मुंह से एक धमाका करता है। काफका को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ताकत के बिना ये लोग कैसे निपटेंगे और तभी वहाँ मीना रिपोर्ट करती है और सभी को हमले के लिए तैयार होने को कहती है। हम मीना को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के ऊपर मौजूद बहुत बड़े हथियार को चला रही है। प्लेटून लीडर शिनोनोमी पूछती है कि आप तो ताचिकावा में है ना, और तभी उसके सामने वो विशाल काइजू खत्म हो जाता है। शिनोनोमी यकीन नहीं कर पाती, 20 किलोमीटर दूर से भी वो इनको मार सकती है। एक एक कर उसने सभी काइजूस को खत्म कर दिया था। बड़े काइजू को मारने के मामले में तो मीना गिन नरुमी से भी ताकतवर है। सभी काइजूस का ऐसे आसानी से खात्मा होता देख काफका काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। वो माइक पर ही चिल्लाने लगता है, देखा काइजूस, हमारी कैप्टन का कमाल, जिसके लिए उसे डांट भी पड़ती है और उसे काम पर लगने को कहा जाता है। अब सिचुएशन कंट्रोल में आने लगी थी। सब लोग खुश होने लगते हैं कि उन्होंने इतने बड़े खतरे को भी संभाल लिया, पर गेन नरुमी और किकोरू को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर इन काइजूस का प्लान इंसानों की जरूरत को तबाह करना था तो इन्होंने कोई तबाही क्यों नहीं मचाई। किसी बिल्डिंग में छिपा हुआ काइजू नंबर 9 अपने कम्युनिकेशन सिग्नल से काइजू नंबर 8 को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसे अभी तक नहीं मिला, लेकिन उसका आधा काम तो हो गया है डिफेंस फोर्स के सभी प्यादों को सामने लाने का। हम देखते हैं कि अचानक सुमिदा वार्ड के सीवर्स में बहुत तेज पानी का प्रेशर निकल रहा है और फिर अचानक वहां एक दाई काइजू का सिग्नल शो होने लगता है जिसका एस्टिमेटेड फोर्टिट्यूड 9.0 था, यानी कि नंबर 10 के बराबर। अब तक लग रहा था कि सिर्फ ये गिन नरुमी के लिए ही आया है, पर फिर पता चलता है कि किकोरू, मीना और बाकी सबके पास भी एक दाई काइजू है और इन सभी का फोर्टिट्यूड 9 से ज्यादा था, यानी कि इन सभी काइजुओं को भी नंबर देना पड़ेगा। नंबर 15 जो कि बिल्कुल किकोरू जैसी ही दिखती है, वो किकोरू से बोलती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, जिसके बाद वो अपने काइजू रूप में आकर किकोरू पर हमला करती है। किकोरू अपने पीछे खड़े ऑफिसर्स को हटने को कहती है, लेकिन ये हमला बहुत ही ताकतवर और तेज था। 6 ऑफिसर्स वहीं तुरंत खत्म हो जाते हैं। अब जाकर काइजू नंबर 9 का प्लान सबको समझ आ रहा था। वो डिफेंस फोर्स
फोर्स के सभी ताकतवर ऑफिसर्स को अलग अलग कर खत्म करना चाहता है। जिस बात का डर था ये उससे भी ज्यादा बुरा था। एक काइजू जिसको नंबर मिला हो उसको मारने के लिए लगभग 2 कैप्टन की मदद लगती है। अब अकेले कैप्टन के लिए ये कैसे मुमकिन होगा। और किकोरू तो अभी नौसिखिया है। गिन नरुमी किकोरू से बोलता है, अब तक तो तुम्हें समझ आ गया होगा बेवकूफ जूनियर कि तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता, तो किकोरू को अकेले ही उसे हराना है। किकोरू सोचने लगती है कि आज तक उसने कभी इतने ताकतवर काइजू का सामना अकेले नहीं किया। जब भी वो मुश्किल में पड़ती थी कोई ना कोई मदद करने के लिए था। किकोरू गिन नरुमी से बोलती है कि बेवकूफ सीनियर, मैं ये बात पहले ही सोच कर आई थी। हम देखते हैं कि किकोरू काफी ज्यादा ताकत अनलिश कर रही थी। उसका कॉम्बैट पावर 84% हो गया था। होशिनो भी उसकी तारीफ में बोलता है कि ऐसे तो ये बहुत जल्दी कैप्टन बन जाएगी। गिन नरुमी काइजू नंबर 11 का सामना कर रहा था। होशिनो काइजू नंबर 12 का सामना कर रहा था। प्लेटून लीडर शिनोनोमे के आगे नंबर 13 था। मीना आशिरो के आगे नंबर 14 और किकोरू नंबर 15 का सामना कर रही थी। अब अचानक नंबर 15 किकोरू के सामने से गायब होकर उसके साइड से हमला करती है। नंबर 15 को नहीं लगा था कि किकोरू इस हमले से बच जाएगी। अब नंबर 15 किकोरू पर घूमकर लात मारने की कोशिश करती है, पर किकोरू ने बीच में अपना हथियार ला दिया था, जिसके बाद वो अपनी हर एक टेक्निक नंबर का इस्तेमाल कर नंबर 15 पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन नंबर 15 काफी ज्यादा तेज थी। नंबर 15 एक बार फिर हमला करती है, जिससे किकोरू बाल बाल बच पाई थी। इतना तो तय था कि एक गलती और किकोरू यही खत्म हो जाएगी। किकोरू को डर लग रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हट रही थी। किकोरू की लड़ाई देख हर कोई हैरान हो रहा था, यहाँ तक कि इतामी ये बोलने लगता है कि किकोरू की काबिलियत गिन नरुमी से भी ज्यादा है। इस तरह तो किकोरू आगे जाकर डिफेंस फोर्स की अहम ऑफिसर्स में से एक होगी, पर इसके लिए उसे इस खतरे का सामना कर जिंदा वापस आना होगा। नंबर 15 एक बार फिर ताकतवर लात किकोरू के मारती है। फिर से अपना हथियार बीच में लाकर किकोरू ने अपने आप को बचा लिया था, पर अब वो सीधा नंबर 15 के निशाने पर थी। अपने सूट की मदद से किकोरू उसके निशाने से हट जाती है और शील्ड को फुल पावर पर एक्टिवेट कर लेती है। लेकिन नंबर 15 के एक ही मुक्के ने उसके शील्ड को तोड़ दिया था। किकोरू बहुत ही दूर एक बिल्डिंग में जाके लगती है। वो उस दीवार से चिपकी ही रह गई थी। इस हमले ने किकोरू को बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया था। किकोरू अपनी कुल्हाड़ी वापस से उठाने की कोशिश करती है। नंबर 15 उसके पास आकर कहती है कि क्यों मेहनत कर रही हो, और किकोरू के जैसा ही एक बड़ा हथियार बना लेती है। वो कहती है कि तुम्हारा ये हथियार मुझे खरोच भी नहीं पहुंचा सकता। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 15 को किकोरू के खिलाफ लड़ने के लिए ही बनाया गया है। गिन नरुमी भी नंबर 11 के आगे काफी स्ट्रगल कर रहा था। ये काइजू पानी को मैनिपुलेट कर सकता था और गिन नरुमी की आंखें पानी पर काम नहीं करेगी। नंबर 12 के खिलाफ होशिनो भी स्ट्रगल कर रहा था। होशिनो के ही जैसे ये काइजू भी शॉर्ट रेंज में माहिर था। उसकी ही तरह वो भी तलवार इस्तेमाल कर रहा था और होशिनो के ऊपर भारी पड़ रहा था। जैसे इंसानों ने हमेशा अपने दुश्मन की कमजोरी जानकर उन्हें हराने की कोशिश की है, ठीक ऐसे ही नंबर 9 ने उन्हें हराने के लिए काफी ज्यादा स्टडी किया है। इन काइजूस को डिफेंस फोर्स को उखाड़ फेंकने के लिए ही बनाया गया है। शेल्टर्स में भी माहौल बहुत खराब था, लोग बहुत डरे हुए थे। तोको के दोस्त भी ये कहने लगते हैं कि मैंने तो कहा था हमें चले जाना चाहिए, पर तभी तोको उठता है और बाकी ऑफिसर्स की मदद करने लगता है। वो सभी को हौसला देता है कि डिफेंस फोर्स अपनी जान पर खेलकर उनके लिए लड़ रही है, तो हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। ये देख उसके दोस्तों की भी आंखें खुल जाती हैं और वो भी मदद करने लगते हैं। काफका भी सभी को शेल्टर तक पहुंचाने में मदद कर रहा था और तभी वहां धमाका होता है। ये तबाही नंबर 13 मचा रहा था। प्लेटून लीडर 3 किलोमीटर के दायरे को डेंजर जोन डिक्लेयर कर देती है। नंबर 13 तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। काफका सभी को जल्दी जल्दी शेल्टर में जाने को कहता है। लोग बहुत ही डरे हुए थे, उनका यकीन डिफेंस फोर्स से हटता जा रहा था और उसी वक्त वापस से धमाका होता है। एक बूढ़ी दादी इस झटके से गिरने वाली थी, पर उससे पहले एक लड़की उन्हें पकड़ लेती है। बूढ़ी दादी का पूरा शरीर कांप रहा था। वो लड़की दादी से डरने से मना करती है और अपनी कार्ड्स कलेक्शन को दिखाते हुए बोलती है कि हमारे डिफेंस फोर्स को कोई नहीं हरा सकता। उस लड़की की ये बातें काफका भी सुन रहा था और फिर वापस से धमाका होता है। रिपोर्ट मिलती है कि प्लेटून लीडर शिनोनोमी बहुत ही ज्यादा घायल हो गई है, जिसके बाद वापस से जमीन हिलने लगती है। सभी लोग डर से तुरंत शेल्टर में भागने लगते हैं। इस धक्का मुक्की की वजह से उस लड़की के सारे कार्ड्स नीचे गिर गए थे। वो तुरंत उन्हें समेटने लगती है
काफका उसकी मदद करने लगता है और कहता है कि वो एकदम ठीक है। हमारे डिफेंस फोर्स में काफी सारे काबिल अफसर हैं जो उनकी फोर्स को काफी ज्यादा ताकतवर बना देती है। काफका उसे उसके कार्ड्स देते हुए कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और उसे वापस से शेल्टर में जाने को कहता है। वो लड़की काफका से पूछती है कि क्या उसका भी कोई कार्ड है जिसपे उसका नाम लिखा हो। काफका कहता है कि नहीं, उसका कोई कार्ड नहीं बना है। तभी रिपोर्ट मिलती है कि प्लेटून लीडर ताचिबाना को बहुत ही ज्यादा फ्रैक्चर आए हैं, अब वो आगे नहीं लड़ सकते। वो लड़की काफका से कहती है कि जब भी उसका कार्ड बनेगा वो उसके कार्ड को खरीदेगी और उस कार्ड को संभाल के रखेगी। काफका मुस्कुराता है और नंबर 13 की तरफ भागने लगता है। हम देखते हैं कि प्लेटून लीडर शिनोनोमी की हालत बहुत खराब है और प्लेटून लीडर ताचिबाना की गर्दन को नंबर 13 ने पकड़ा हुआ है। डिफेंस फोर्स के सभी काबिल ऑफिसर्स खतरे में थे। एक जगह भी हार पूरी डिफेंस फोर्स को गिरा सकती है। शिनोनोमी अपने आप को बेबस देख रही थी। इतने ताकतवर काइजू का सामना उसने कभी नहीं किया था। तभी उसे याद आता है कि गिन नरुमी ने उस पर यकीन करके उसे प्लेटून लीडर बनाया था। वो अपने हथियार को वापस उठाती है और ताचिबाना को वहां से हट जाने को कहती है, जिसके बाद वो धड़ाधड़ उस पर फायर करने लगती है, पर इसका उस पर कोई असर नहीं होता और वो शिनोनोमे को काफी ताकतवर मुक्का मारता है। शिनोनोमे हमेशा से ताकतवर बनना चाहती थी, वो कैप्टन बनना चाहती थी ताकि ऐसा करके वो गिन नरुमी की नजरों में आ सके। शिनोनोमे एक बार फिर खड़ी हो जाती है और वापस से नंबर 13 की तरफ भागने लगती है। 73 कॉम्बैट पावर के साथ वो बहुत ही तेज थी। आइस ग्रेनेड से वो नंबर 13 के नीचे की जमीन को जमा देती है। नंबर 13 पर हमला करते हुए वो ये बात सोचती है कि वो जानती है कि वो इसे नहीं हरा सकती, लेकिन गिन नरुमी जरूर हरा सकता है। तो प्लेटून लीडर होने के नाते उससे जो हो पा रहा है वो कर रही है। नंबर 13 वापस से उसके पीछे आकर काफी ताकतवर मुक्का उसके दे मारता है। ब्रिज तोड़ शिनोनोमे जमीन में धंस गई थी। ऐसी बुरी हालत होने के बावजूद भी शिनोनोमे हार नहीं मान रही थी। शिनोनोमे को पूरी तरह खत्म करने के लिए नंबर 13 एक और मुक्का मारता है, पर इस बार शिनोनोमे नीचे से गायब हो गई थी। काफका उफ काइजू नंबर 8 ने शिनोनोमे को बचा लिया था। वो काफका से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए, मैंने तुम्हें मना किया था ना। काफका उससे माफी मांगता है उसके ऑर्डर्स फॉलो ना करने के लिए, पर अब काफका नहीं रुक सकता। शिनोनोमे उसे जाने से मना करती है। वो काफका को यहाँ नहीं खो सकते, वो उसे वापस जाने को कहती है। काफका मुस्कुराता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और नंबर 9 को भी इसके बारे में पता चल गया था। और इस क्लिप हैंगर के साथ इस एनीमे का सीजन 2 खत्म होता है। मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा इसका सीजन 3 कब आएगा। खैर, जब भी आएगा उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। अब मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में।